आज की प्रातःकालीन गोष्ठी में पुनः सभी का स्वागत है। हम मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज हम बिंदु क्रमांक 26 से 31 तक की चर्चा कर पाएंगे। और इसके लिए हमारे साथ होंगे नित्यानंद भाई जी, अरविंद भैया जी, शिव भैया जी और ज्ञानलाल भैया जी। तो चारों भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है प्रातःकालीन गोष्ठी में। और इसके साथ जितने भी हमारे उत्सव पारा परिवार के सदस्य और जुड़े हुए सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा के क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम शिव भैया जी, शिव भैया जी आज हमारे साथ विश्लेषण के लिए पहली बार जुड़े हैं, ऐसा कहीं पर नहीं होने चाहते थे। संक्षिप्त परिचय शिव भैया जी की। तो शिव भैया जी एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और महासमुंद जिले के पटेवा से हैं। और उन्होंने 14-15 में अध्ययन शिविर किया है और साथ ही साथ परिवार सहित अपनी श्रीमती जी के साथ, सरस्वती दीदी जी के साथ आप दोनों ने बहुत निष्ठापूर्वक अध्ययन में लगे हुए हैं। और अपने आसपास के बच्चों के साथ में आपने और अपने स्कूल के बच्चों के साथ में बहुत दर्शन के आधार पर काम करने का प्रयास किया है और आगे जीने के लिए भी एक गहरी निष्ठा बनी हुई है। तो इस संक्षिप्त परिचय के साथ शिव भैया जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, एक संक्षिप्त में अपना सत्यापन रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शिव भैया जी। जी दीदी जी, सबको नमस्ते जी। एक तो जितने भी हमारे भाई बहन जो जुड़े हुए हैं, दीदी भैया, सबको नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, और साथ ही साथ बाबा जी के प्रति कृतज्ञता का भाव, और जितने भी हमारे प्रबोधक गण हैं जिन्होंने मेरे जागृति के लिए मुझे बीच बीच में जो मार्गदर्शन दिए हैं, सहयोग दिए हैं, उन सबके प्रति कृतज्ञता का भाव। तो जैसे सत्यापन की बात कह रहे हैं, तो मैं शिव कुमार महासमुंद जिले से, साथ ही साथ मेरी जो धर्मपत्नी सरस्वती जी, साथ ही साथ मेरे सिद्धार्थ बेटा जी, श्रद्धा बेटा जी, तो हम लोग परिचय शिविर 2010 में हम लोग साथ में ही किए, दोनों जने पति पत्नी। और उसके बाद जो अध्ययन शिविर जो 2014-15 में भी हम लोग दोनों पति पत्नी साथ साथ किए। और बाबा जी के सानिध्य लाभ लेने का मैंने खूब प्रयास किया, और जब भी मुझे अवसर मिलता था मैं बाबा के सानिध्य में रहने का प्रयास करता था। तो जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया और जिन गुरुओं के माध्यम से मुझे ज्ञान मिला है, ऐसे सभी के प्रति मुझे कृतज्ञता का भाव। और जैसे मेरा यात्रा अगर देखें तो मैं एक प्रकार से शुरू से आस्था प्रवृत्ति का ही आदमी रहा हूँ। और जैसे लेकिन उस समय एक प्रकार की स्थिरता नहीं दिखता था, है ना। कहीं कहीं योग से कर लो, तो कहीं गायत्री परिवार से, तो इधर उधर रहता था। लेकिन जब से अब सहअस्तित्ववाद जो विचार में अपने आए हैं, तब से स्वयं में विश्वास को अपन देख पा रहे हैं और एक स्थिरता का भाव ध्यान में आ रहा है। और जैसे यहाँ पर जो लक्ष्य की जो बात कर रहे हैं, मानव लक्ष्य की, तो समाधान समृद्धि के अर्थ में, तो जैसे इसमें मैं 2014-15 से अध्ययन करके आया, तब से एक प्रकार से श्रम से, क्योंकि शुरू से श्रम से जुड़ा ही रहा हूँ, बचपन से ही एक प्रकार के श्रमशील रहा हूँ, तो श्रम से जुड़ करके जो समाधान समृद्धि के लिए कुछ कुछ अभ्यास कार्य हमने किया है और उसमें बहुत ज्यादा हमको सफलता भी मिला है, और इस ढंग से विश्वास बढ़ा है और उत्साह भी बढ़ा है। तो इस ढंग से मेरी यात्रा रही है। और आज परिवार की एक सुंदर स्थिति है। परिवार में हम लोग सभी आपस में बैठ पाते हैं, सुन पाते हैं, ज्ञान के लिए लग पाते हैं, और उस अर्थ में निरंतर हम लोगों का अभ्यास अभी भी है। हर दिन बच्चों के साथ बैठना, गौशाला कभी देखरेख करना। मैं जब से अध्ययन करके आया तब से थोड़ा सा गौशाला में, धान के उत्पादन में, सब्जी के उत्पादन में लगा हुआ हूँ, और आज बहुत अच्छा स्थिति है। लेकिन साथ ही साथ जैसे अपनी स्थिति गति की बात करूं, तो मन जो है विद्या के प्रति और गहरा मन लगा हुआ है, निष्ठा लगा हुआ है। कि अपनी देखूं तो जैसे 4 बजे, सुबह 4 बजे से लेकर के
कि अभी एक और हम लोगों का कॉन्फ्रेंस कॉल चल ही रहा है, जो 4:30 को था उसको हम लोग 4 बजे से चला रहे हैं। 4 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक की दर्शन को लेकर के मन रमा रहता है और बहुत उत्साह भरा है, ऐसा मैं देख पाता हूँ अपने आप में। और सब जितने भी हमारे जो दीदी भैया हैं वो बीच-बीच में हमको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं और मेरे जागृति में सभी सहायक हैं। सभी सुनने वाले दीदी भैया या जितने भी हैं हमारे साथ, वो सब मेरे जागृति में सहायक हैं, तो सबके प्रति मेरा कृतज्ञता का भाव और बाबा जी को कोटि-कोटि नमन प्रणाम। इसी क्रम में जैसे आज मुझे जो मंच मिला हुआ है अपने बातों को रखने का, तो मैं अपने स्थिति गति के अनुसार बातों को रखूंगा, क्योंकि बाबा जी जो अनुभव संपन्न व्यक्ति हैं, उन्होंने जो लिखा है वो तो जो उन्हीं के दृष्टिकोण से उनको हम समझने का प्रयास करें, लेकिन मैं अपनी बातों को रखने का प्रयास करूंगा उसमें, क्योंकि बाबा कहे हैं कि अनुभव के पहले गलती ना हो या उटपुटांग विचार ना आए, ऐसा कायदा नहीं है। तो अनुभव के लिए हम लगे हुए हैं, तो कुछ उसमें त्रुटियां हो भी सकती हैं, ये हम ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन बाबा जी जो मूल तत्व जो लिखे हैं, बाबा जी से एंगल से लिखे हैं, उसी एंगल से सभी भाई बहन उनको समझें और मैं अपनी स्थिति गति के अनुसार से मैं व्यक्त होता हूँ। तो जैसे 26 नंबर बिंदु दिया हुआ है मांगल्य, और उसमें मांगल्य में दिया है जीवन मंगल, उदय मंगल, समाधान मंगल, अनुभव मंगल और जागृति मंगल। तो मानव की अगर बात करें तो मानव जब से इस धरती में प्रकटन हुआ है, तब से अभी तक की यात्रा में देखे तो चाहना रूप में तो हर मानव में अच्छा ही है, चाहे वो भ्रमित हो, जागृत हो, कोई भी मानव हो, उसमें अच्छा होने का कामना रहा ही है। लेकिन अच्छा हो पाया ना हो पाया एक स्थिति है, लेकिन हर मानव में वो बीज रूप में है। तो जैसे अब बाबा जी को जो अनुसंधान विधि से जो ज्ञान हुआ, तो ही हमको पता चल पाया कि जीवन नाम की कोई वास्तविकता है। परंपरा में इसको मन, आत्मा, रूह, बहुत सारे नाम से इनको व्यक्त किए, लेकिन पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं हो पाए। लेकिन जो सहअस्तित्ववाद विधि से आज हमको ये स्पष्ट होने लगा है कि जो जीवन है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का ये अविभाज्य रूप है, जिसमें 5 अक्षय बल और 5 अक्षय शक्ति के रूप में हमको परिलक्षित होता है, सूचना रूप में हमको प्राप्त है और ऐसा दिखता भी है। तो जैसे अगर हम जीवन लेवल पे सोच पाते हैं, तो हमारा जो उत्साह है वो बढ़ा हुआ ऐसा नित्य प्रति हमको महसूस होता है। उसके बाद जो दिया हुआ है कि उदय मंगल, तो आज देख लीजिए जितने भी हमारे भाई बहन जो हैं जुड़े हुए हैं, अपनी जो स्थिति है उससे आज हम सभी भाई बहन, मेरे ही की बात नहीं, सभी भाई बहन आज अपने आप को एक उन्नत स्थिति में पाते हैं, जागृति की ओर ही पाते हैं, आगे आगे ही पा रहे हैं सभी भाई बहन। तो एक प्रकार की जो उदय मंगल की यहाँ पर बात हो रहा है कि हम आगे और कैसे हमारी जो कल्पनाशीलता है उसमें और कैसे उन्नत निखार हो, ऐसा हम सभी भाई बहनों का मैं ऐसा देख पाता हूँ। क्योंकि मैं जिस परिवार में हूँ वहां हम लोग, जैसे मेरी यहाँ श्रीमती जी सरस्वती जी हैं, तो उनके साथ जब भी हम लोग चर्चाएं करते हैं तो ये भी पाते हैं कि उनके कल्पनाशीलता में भी या मेरे कल्पनाशीलता में वो ऊंचाई या उस स्थिति को देख पाते हैं जो पहले एक प्रकार की जो थी उससे आगे ही पाते हैं। तो उसको अपन कह रहे हैं उदय मंगल। उसके बाद है समाधान मंगल। तो समाधान के रूप में हर मानव समाधानित होना चाहता है। कोई भी धरती के कोई भी मानव समस्या में रहना नहीं चाहता, हर मानव जो है समाधान को ही वरता है। लेकिन अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण वो हम समाधान को नहीं पा पाते, नहीं समझ पाते, वो स्थिति है। लेकिन जब हम लोग अनुभव के रोशनी में यात्रा कर रहे हैं तो इसमें मानव का जो लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, ये हमको स्पष्ट रूप से दिखने लगता है और उस ओर हम लोग गति करने लगते हैं। तो हर चीज को हम जांचते भी हैं भाई, क्या, क्यों, कैसे, कितना। तो इस आधार पे जांचते हैं तो बहुत सारे जो अमानवीय जो कार्य व्यवहार है वो समीक्षित हो जाता है और हम मानवीय कार्य व्यवहार के लिए अग्रसर हो जाते हैं।
तो उसी कड़ी में प्रथम जो कड़ी है वो समाधान। तो समाधान के बिना समृद्धि, समाधान समृद्धि के बिना अभय, समाधान समृद्धि अभय के बिना सह अस्तित्व प्रमाणित नहीं होगा। तो पहला ही स्टेप है समाधान, जो अपन सुख के रूप में दिखता है। उसके बाद आगे जो बोल रहे हैं वो है अनुभव मंगल, कि भाई हर मानव अनुभव संपन्न होना ही चाहता है, समझना ही चाहता है। अनुभव को यहाँ पर कह रहे हैं कि हर मानव उसको समझदार मानव होना ही चाहता है। तो इस ढंग से जो समझ है, जो ज्ञान है, उसी को हम जो है अनुभव कह रहे हैं। तो अभी तक भ्रम की स्थिति में हमने कुछ अलग ही मान के रखा था, लेकिन आज अनुभव की रोशनी में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। आगे जो दिया हुआ है जागृति मंगल, तो जागृति में भाई कह रहे हैं जो ज्ञान है, तीनों प्रकार की जो ज्ञान है, जीवन ज्ञान, सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, इसको हम लोग समझ भी पाए और व्यक्त भी हो पाए। भाई जितना मैं आज अपने लेवल पे जो मेहनत कर रहा हूं, या जितने भी हमारे भाई बहन अपने लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, वो अपने ही इस शरीर यात्रा में चला जाए, हम किसी को ना बता पाए, तो इस ज्ञान का क्या वैल्यू है। अगर जो भी ज्ञान है मैं आने वाला पीढ़ी को दे पाऊं, समझा पाऊं, उसी को कह रहे हैं जागृति मंगल। तो इस ढंग से मेरे जीने का जो मैं लक्ष्य बना पाता हूं, उसके आधार पे मैं जीने का कुछ अभ्यास करता हूं, उसी को कह रहे हैं जागृति मंगल। तो जो चीज जैसी है वो उसको वैसा मैं समझ पाऊं। तो ये कह रहे हैं कि इस वाला जो 26 नंबर जो बिंदु है, मांगल्य है ना, सही की ओर चाहना, तो ये एक मेरी स्थिति के रूप में दिखाई पड़ता है मुझको। तो बाबा जो है बार बार बोले भी हैं, दिखता भी है कि व्यवस्था को समझना है और व्यवस्था में जीना है। तो व्यवस्था को नहीं समझ पाए तो जीना भी हुआ तो उटपुटांग हुआ। तो अब हम लोग जो है व्यवस्था को समझने के क्रम में हैं, तो अगला हम व्यवस्था में जी भी पाएंगे। तो अगला जो 27 नंबर जो बिंदु है वो दिया हुआ है कि मानव के 4 आयाम, चाहे वो कोई भी मानव हो, है ना, धरती के सर्व मानव, है ना, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक और सुबह से लेकर के शाम तक ये 4 आयाम से गुजरता है, जिसमें है विचार, व्यवहार, कार्य और अनुभव। तो अभी भ्रम की स्थिति में हर मानव जो है कार्य प्रधान हो गया। सुबह जगे, उसके बाद कार्य पे लग गए, कब तक? रात के सोते तक, और उसी की थकान है अभी। तो हम लोग जो है श्रम का विश्राम की ओर आगे गति कर रहे हैं। तो उसमें विचार, व्यवहार, कार्य और अनुभूति, इस प्रकार से मेरी हर मानव की ये 4 आयाम है, धरती के प्रत्येक मानव का। उसके बाद जो 5 स्थिति है, तो हर मानव का जो जन्म है वो परिवार में होता ही है। हर मानव आज कोई ना कोई परिवार में है ही, है ना। तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र। तो इस प्रकार से मेरी फैलाव देख लीजिए कि पहले तो हम लोग जो है अनुभव की रोशनी से पहले अपने परिवार को कुछ अलग ही माने थे, लेकिन यहाँ बाबा जी जो अनुभव की रोशनी में जो देखने जाते हैं, देखिए आज हम घर बैठे हैं, लेकिन मेरा परिवार का फैलाव देख लीजिए। यहाँ सुनने वाले महाराष्ट्र से भाई हैं, भोपाल से भी हैं, है ना, छोटी से भी हैं, रायपुर से भी हैं। तो देखिए हमारा जो फैलाव है, जो परिवार का जो दायरा है, वो कितने दूर दूर तक का है। तो जहां तक मेरा पवित्रता का फैलाव है वो मेरा परिवार है। तो इस प्रकार से मन को गदगद कर देने वाला कि जो उत्सव पारस जैसे सांकरी अभी बसने जा रहा है, हालांकि मैं उसमें उस प्रकार से सदस्य नहीं हूं, लेकिन वो मेरा परिवार है, ऐसा भाव मिलता ही है। और इस भाव को जैसे मैं अपनी स्थिति गति बताऊं, तो मैं अछोटी में जो अध्ययन किया, तो अछोटी परिवार के साथ जो मुझे भाव मिला, है ना, जैसे खास करके बाबा जी, और नाम तो ले तो बहुत जने हैं, लेकिन योगेश भैया जी, तो इस ढंग से जो हमको जो भाव मिला, ये भाव
हर मानव उसको महसूस कर सकता है, जितने भी अध्ययन करने वाले भाई बहन है वो सब। तो इस प्रकार से जो परिवार, उसके बाद जो समाज है, कि आज देखते हैं तो समुदाय चेतना में हम लोग बटे हुए हैं, अपने पराये में बटे हुए हैं। लेकिन जब अनुभव के रोशनी में देखने जाते हैं तो मानव समाज एक के अर्थ में, मानव धर्म एक के अर्थ में, मानव लक्ष्य एक के अर्थ में हमको स्पष्ट होता है। तो परंपरा में कुछ बात को कहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन वो सार्थक रूप में नहीं दिखता है। लेकिन आज अनुभव के रोशनी में जीने का अभ्यास करते हैं तो इसमें दिखता है कि वास्तव में पूरा एक प्रकार की भारत भूमि ही नहीं, पूरा विश्व मेरा एक परिवार है, ऐसा एक भाव जाने लगता है। तो एक आदमी की ऊंचाई अगर देखें तो एक आदमी अगर उसकी ऊंचाई देखे तो मानव, देव मानव, दिव्य मानव को प्राप्त कर सकता है। ऊंचाई को अगर देखें तो, ह्रास को अगर देखें तो पशु मानव, राक्षस मानव की तरफ भी गिर सकता है। ये उन्नतावकाश और अवन्नतावकाश दोनों हमारे सम्मुख रखे हुए हैं। जैसे बाबा जी जो है मानव विहार दर्शन में शुरू पेज में ही लिखे हैं कि स्वयं का मूल्यांकन कर लो, गलती अपराध नहीं करोगे, फलता दुखी और प्रताड़ित नहीं होगे। तो इस ढंग से जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं कि स्वयं का हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, तो स्वयं का भ्रम की स्थिति में स्वयं को मूल्यांकन ठीक ठीक नहीं कर पाते, अवमूल्यन, निर्मूल्यन, अधिमूल्यन की तरफ चलते रहते हैं। लेकिन इस दर्शन के आधार पे हम स्वयं का मूल्यांकन करने का अभ्यास कर पा रहे हैं, और उसी से जो आगे 10 सोपानी परिवार व्यवस्था, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, इसमें निर्विषमता, एक सूत्रता हो पाए। जैसे एक अभिभावक विद्यालय जो रायपुर में हुआ या छोटी में हुआ, उसी का मल्टीप्लाई, कि ऐसे ही हर जगह पे ऐसे ही स्कूल संचालित हो पाए। तो उसके लिए अलग अलग बिल्डिंग बनाएंगे, ये भी कार्यक्रम नहीं है। तो हम जहां भी हैं, जिस स्कूल में हैं या जिस परिवार में हैं, वहां से हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं कि क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी स्थिति गति के अनुसार हम वहां क्या और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। उसी कल्पनाशीलता के आधार पे हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो हो गया स्वयं में व्यवस्था, जो नंबर 26 में दिया हुआ है मांगल्य। उसके बाद दिया हुआ है सर्व मांगल्य व्यवस्था में भागीदारी। तो इस प्रकार से मैं कैसे जीने का स्वरूप को सोच पाता हूं, और उस आधार पे मेरा जीने का जो स्वरूप है उसमें एक सूत्रता हो पा रहा है कि नहीं, मेरा सोचना, समझना, बोलना, करना, कायिक, वाचिक, मानसिक, कृतकारित, अनुमोदित में एक सूत्रता हो पा रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मेरा बात पूरा होता है, क्योंकि रीना दीदी जी ने मुझे 5:05 में मंच दिया हुआ था और 5:20 हो गया है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूं, और आगे जो है मैं नित्यानंद भाई जी को प्रस्तुत होने के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। सब आप ध्यान से सुने, इसके लिए आप सबको प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का क्रम नित्यानंद भाई जी। जी दीदी जी, क्रम आगे बढ़ाइए भैया जी आप। जी, पूज्य वंदनीय बाबा जी को नमन करते हुए मैं नित्यानंद अपनी स्थिति गति के अनुसार मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व पे अपनी विश्लेषण कर रहा हूँ। क्योंकि मांगल्य से लेके परंपरा में संपूर्णता तक बात रखनी है, तो मैं थोड़ा शुरू को समराइज करते हुए बात को रखता हूँ। क्योंकि मांगल्य को देखें तो अस्तित्व में नित्य मंगल कार्यक्रम वर्तमान है। मंगल कार्यक्रम से तात्पर्य है सर्व सुख कार्यक्रम, सार्वभौम व्यवस्था, सहज भागीदारी की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा एवं प्रकाशन। अस्तित्व में जागृति, सहज व्यवस्था मूलक शिक्षा, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था और मानवीयतापूर्ण आचरण तथा जीने की कला, ये पूरी प्रक्रिया को मंगल कार्यक्रम नाम दिया। मंगल कार्यक्रम ही मांगल्य है। तो इस अर्थ में देखें तो अस्तित्व में सर्वप्रथम जो मंगल घटना है या मंगल कार्यक्रम है, वो जीवन के अस्तित्व में होने अर्थात गठन पूर्णता, किसी एक धरती के संदर्भ में कहें तो वहां मांगल्य कार्यक्रम शुरू होता है। वैसे तो जागृति क्रम के पूर्व, विकास के पूर्व विकास क्रम भी एक तरह से मांगल्य ही है, क्योंकि अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान है। तो इस अर्थ में जो प्रथम घटना है जीवन मंगल,
जीवन अस्तित्व में आने से जीवन में जो सुख शांति संतोष आनंद का प्रादुर्भाव होता है, तो जीवन अपने आप में क्रियापूर्णता को प्राप्त कर जीवन मंगल ये परिलक्षित होता है। इसी के अनंतर हम उदय मंगल को देखें तो उत्थान की ओर गति, परस्परता में प्रकटन, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति व निरंतरता को उदय मंगल कहा। इसमें वो सारी बातें समराइज हो गई कि एक तरह से विकास क्रम और विकास भी मंगल एक है ही है, अर्थात मंगल कार्यक्रम ही है। तो प्रत्येक मानव श्रम गति परिणाम सिद्धांत के अनुसार उत्थान की ओर नित्य निरंतर गति होने के लिए लालायित रहता ही है। भ्रमवश पतन की ओर भी गति करने का अभ्यास रहता है। इसीलिए मंगल कार्यक्रम उत्थान की ओर गति के लिए प्रस्ताव रूप में निरंतर अस्तित्व में हर मानव को प्राप्त है ही। इस अर्थ में उदय मंगल होने से आगे समाधान मंगल घटित होता है। समाधान मंगल को देखते हैं तो चूंकि जीवन गठन पूर्ण है और मानव में जीवन प्रधान है, तो मानव में समाधान मंगल को देखें तो क्यों और कैसे का उत्तर पाना, समाधान को सुख के रूप में देख पाना, अर्थात जानना मानना पहचानना व निर्वाह करने की क्रिया, इसी को समाधान मंगल कहा। समाधान मंगल होने से उसको प्रमाण के रूप में कैसे देखें, तो वो अनुभव मंगल के रूप में दिखता है। समझ ही अनुभव है, अर्थात सहअस्तित्व सहज अनुक्रम से प्राप्त ज्ञान ही अनुभव है। व्यापक वस्तु जड़ चैतन्य प्रकृति में पारगामी है, यह मानव परंपरा में ज्ञान प्रमाण व विवेक रूप में प्रस्तुत होना अनुभव है, जो सर्वतोमुखी समाधान के रूप में परिलक्षित है। इस तरह से अनुभव मंगल दिखता है। अनुभव मंगल के अनंतर एक परंपरा के रूप में जागृति मंगल सामने आती है। तो जागृति मंगल क्या है? विज्ञान विवेक संपन्नता, ज्ञान जिसमें जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान की संयुक्त अभिव्यक्ति, जीवन लक्ष्य मानव लक्ष्य को विवेचना सहित पहचानना, जिसमें आचरण पूर्णता, सजगता, भ्रम से मुक्त जीवन, विकास, परम सहज प्रकाशन को जागृति के रूप में यहाँ देख पाते हैं। इस तरह से जागृति मंगल घटित होता है। मांगल्य होने से सर्व मांगल्य भी सामने जो है दिखता है। सर्व मांगल्य किस अर्थ में दिखता है? तो प्रत्येक एक मानव में जो चारों आयाम हैं, विचार, व्यवहार, कार्य और अनुभव, जिसे अनुभूति भी कहा, और पांचों स्थिति व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र व अंतरराष्ट्र तथा 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में निर्विषमता या सामरस्यता एवं एक सूत्रता को सार्वमंगल्य कहा। क्योंकि मंगल होने से सार्वमंगल्य घटित होना स्वाभाविक होता ही है। क्योंकि अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान है ही, अतः मंगल कार्यक्रम नित्य वर्तमान है। इसके अनंतर महामंगल्य को देखें तो सत्यानुभूति अर्थात जागृति यानी भ्रम मुक्ति है। महामंगल्य कैसे घटित होता है? तो महामंगल्य को देखें तो ये नित्य वर्तमान है, नित्य समीचीन है, अर्थात अस्तित्व रूपी सहअस्तित्व ही सत्य है। इसे ही परम सत्य कहा और इस परम सत्य की अनुभूति को जागृति कहा, जिसे हमने जागृति मंगल में परंपरा के रूप में देखा। इसमें भ्रम मुक्ति है। भ्रम मुक्ति से तात्पर्य है कि क्रिया पूर्णता से लेकर के आचरण पूर्णता तक की जो गति है, दिव्य मानवीयता की जो स्थिति है, उसे ही भ्रम मुक्ति कहा, जो कि महामांगल्य के रूप में परंपरा को पूरी मानव जाति को दिखती है, पूरी मानव जाति के पास नित्य निरंतर उपलब्ध रहता है। क्योंकि महामांगल्य के पश्चात और कोई मांगल्य हो ऐसा कहते नहीं बनता, इसमें सब कुछ आ जाता है। क्योंकि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया ही रहता है, तो महामांगल्य में सर्व मांगल्य रहता ही है, महामांगल्य सर्व मांगल्य में मांगल्य रहता ही है। इसी मांगल्य को घटित होने के अर्थ में मंगल कामना, जो पहले भूमि स्वर्गता में यातु मनुष्य यातु देवताम धर्मो सफलता में यातु नित्यम यातु शुभोदयम, इसी मंगल कामना को मतलब बाबा जी ने सबके सामने रखा, जो कि मांगल्य, सर्व मांगल्य और महामांगल्य के रूप में एक परंपरा के रूप में सर्व मानव जाति को सहज और सरल रूप से प्राप्त हो जाए।
उसी के अर्थ में हम सब अनुभवगामी विधि से अध्ययनरत हैं। इसके अनंतर उपलब्धि, तो उपलब्धि को यदि देखें तो अस्तित्व में जो उपलब्ध है, तो क्या उपलब्ध है? अस्तित्व में सहअस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान होना उपलब्ध है, उसमें स्थापित मूल्य उपलब्ध है, उसमें अनुभूति अनुभव उपलब्ध है, इसमें मानव लक्ष्य भी निरंतर उपलब्ध है, जो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, सहज प्रमाण के रूप में, सर्वस्वरूप के रूप में दिखता है। ये सभी चीजें, ब्रह्म मुक्ति, नित्य जागरण, सभी उपलब्ध है। ये जिस दिन मानव का स्वत्व हो जाता है, मानव उसको अनुभव के रूप में, एक जागरण के रूप में प्राप्त करता है, जागृति के रूप में प्राप्त करता है, और उसे धर्मपूर्ण विचार के रूप में, न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में और नियमपूर्ण कार्य के रूप में अपने जीने में प्रमाणित करते हुए, परिवार से लेके अखंड समाज से लेके सार्वभौम व्यवस्था तक उसे परिलक्षित कर पाता है, उसे जी पाता है और एक परंपरा सामने रह पाता है, तो इसे उपलब्धि कहा। तो इस उपलब्धि को अस्तित्व में स्थापित मूल्य, जिसको विश्वास से लेकर के प्रेम तक अपन देख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। इसमें मानव लक्ष्य समाधान जो सर्वतोमुखी समाधान के रूप में है, समृद्धि जो परिवार के अर्थ में है, अभय जो अखंड समाज के अर्थ में है, और सहअस्तित्व जो समग्र में चारों अवस्थाओं है ना, और चारों पद के साथ नित्य निरंतर उत्सव के साथ एक परंपरा होने के रूप में, सहज प्रमाण के रूप में दिखता है। यही सर्वशुभ है। ये उपलब्धि होने से ब्रह्म मुक्ति के रूप में एक परंपरा बनती है, जिसे दिव्य मानव परंपरा कह सकते हैं, जहाँ पे नित्य जागरण वर्तमान रहता है। इस तरह उपलब्धि, ऐसी उपलब्धि होने से आगे परंपरा में ये कैसे जाए, उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो शिक्षा क्या है? तो शिक्षा में देखेंगे तो शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होने का संपूर्ण प्रक्रिया ही शिक्षा है। तो शिक्षा में पूर्णता, अब पूर्णता क्या है? तो पूर्णता को तीन तरह से देख सकते हैं, जिसको ना पूर्णता त्रय भी कह सकते हैं। तो एक तो गठन पूर्णता, दूसरा क्रिया पूर्णता और तीसरा आचरण पूर्णता। जिसको गठन पूर्णता को ना अमरत्व के रूप में, क्रिया पूर्णता को विश्राम के रूप में और आचरण पूर्णता को गंतव्य के रूप में गण्य है। इस तरह से शिक्षा में पूर्णता चेतना विकास मूल्य शिक्षा के रूप में आता है। चेतना में विकास पूछा तो क्या? चेतना में विकास जो जीव चेतना है, उसका संक्रमण मानव चेतना में हो जाए। मानव चेतना में संक्रमण होना ही एक तरह से विकास है, क्योंकि परमाणु में विकास तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो मानव में विकास की बात हो रही है, ये गुणात्मक मूल्य को लेकर के है, ये संक्रमण को लेकर के है। तो इस तरह से भ्रम से जो जागरण की ओर गति है, इसे विकास कहा, जिसे पूरी तरह से चेतना विकास के रूप में देख सकते हैं। अगर ऐसा विकास होता है तो वो जीने के स्वरूप में कैसा आएगा? तो वो मूल्यों के रूप में आएगा, जिसको हम 30 मूल्य के रूप में है ना देख सकते हैं। जीवन मूल्य के रूप में 4, मानव मूल्य के रूप में 6, परिवार मूल्य के रूप में, स्थिति गति में 18 और प्रकृति में उपयोगिता और कला मूल्य के रूप में देख सकते हैं। ये शिक्षा में आ जाए, शिक्षा की वस्तु बन पाए, अर्थात हमारे जो व्यक्त होने के क्रम है, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होना, इसे शिक्षा प्रक्रिया के रूप में कहा। इसमें वो जीने में सारे मूल्य जो है आ जाए परस्परता में, और इसकी एक निरंतरता बनी रहे, जो परंपरा को, अगली पीढ़ी को समर्पित हो सके। इस अर्थ में चेतना विकास मूल्य शिक्षा में पूर्णता की बात है। उसमें चूंकि शरीर भी है, शरीर को स्वस्थ रखना है, और शरीर परंपरा इस अर्थ में कि मानव परंपरा बनी रहे, और ज्ञान को व्यक्त होने का जो साधन है ये शरीर, ये भी रहे। इस शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर के ऊर्जावान होने के लिए इसको समृद्धि की भी आवश्यकता होती है। समृद्धि के अर्थ में कारीगरी या तकनीकी शिक्षा, जो कि प्राकृतिक आवर्तनशीलता के अर्थ में हो, जैविक पद्धति से उत्पादन करते हुए उसकी सारी चीजों का यूटिलाइज हो सके, उसका उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन के अर्थ में हो सके, इस अर्थ में कारीगरी तकनीकी शिक्षा भी अति आवश्यक है। तो शिक्षा में पूर्णता को देखें तो एक तो समझ के रूप में है चेतना विकास मूल्य शिक्षा, और दूसरा स्किल यानी कि कौशल के रूप में ये कारीगरी या तकनीकी शिक्षा है। दोनों होने से शिक्षा में पूर्णता होती है। वर्तमान में इनका अभाव है, इसीलिए शिक्षा में अपूर्णता दिखता है। तो शिक्षा में पूर्णता होने से क्या होगा? शिक्षा में पूर्णता होने से आगे परंपरा मानव समाज के रूप में, जिसको मानव एक तरह से इस परंपरा को जो है अपने
आधार रूप में देख सकता है, अर्थात आने वाली प्रत्येक पीढ़ी को मानव शरण के रूप में ये परंपरा में संपूर्णता मिल सकता है। संपूर्णता को देखें तो संपूर्णता क्या है? तो सह अस्तित्व इकाई वातावरण सहित संपूर्ण है, अर्थात प्रत्येक इकाई वातावरण सहित संपूर्ण है। सह अस्तित्व में वातावरण को देखने गए तो चारों तरफ, है ना, प्रत्येक एक ओर जो है वास्तविकताओं का आवरण हो, तो इसे ही वातावरण कहा। तो परंपरा में संपूर्णता को देखें तो 4 स्थितियों में दिख सकता है। एक एक तो शिक्षा संस्कार के रूप में दिख सकता है, दूसरा जो है संविधान के रूप में दिख सकता है, और तीसरा जो है मानवीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की ओर दिख सकता है। तो इस तरह से शिक्षा, संविधान, है ना, व्यवस्था और इन सबको एक साथ देखें तो आचरण के रूप में दिखता है, जिसकी निरंतरता मानवीय आचरण के रूप में परिलक्षित होता है। तो क्योंकि यहाँ मानवीय शिक्षा संस्कार की बात कही है परंपरा में संपूर्णता के लिए, तो मानवीय शिक्षा संस्कार ये गर्भ संस्कार, मतलब मानव जो है गर्भ में रहता है तब से शिक्षा और संस्कार की जो शुरुआत है हो जाती है, वह उसके मूल में जाए तो किस तरह से हो, तो वो एक उसमें संविधान दिखता है। तो संविधान क्या है? तो पूर्णता सहज प्रमाण परंपरा के अर्थ में प्रस्तुत संविधान सूत्र व्याख्या है। और संविधान जो है एक जागृत मानव से ही निश्चित होता है। जागृत मानव के अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य और उसकी निरंतरता को संपूर्ण रूप से देखें तो वही संविधान के रूप में दिखता है, क्योंकि उसे मतलब उन्हें जो है ये अनुभव में विधि के रूप में, नियति विधि के रूप में प्राप्त होता है। इस तरह से मानवीय संविधान एक धरती अनंत धरतियों में एक जैसा दिखता है। मानवीय शिक्षा संस्कार और मानवीय संविधान पूर्ण होने से मानवीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था दिखता है, जो 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के रूप में एक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में दिखता है। तो इस तरह से मानवीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था और मानवीय संविधान और मानवीय शिक्षा संस्कार तीनों को एक साथ देखें तो मानवीय आचरण, जिसकी निरंतरता दिव्य मानव तक की यात्रा तक है, जो कि परंपरा के लिए अति आवश्यक है। तो इस तरह से परंपरा में संपूर्णता को अपन देख पाते हैं। इस तरह से आज मांगल्य, सर्वमांगल्य, महामांगल्य, उपलब्धि, शिक्षा में पूर्णता और परंपरा में पूर्णता को एक तरह से हम मध्य दर्शन के मूल तत्व के अंतिम पड़ाव के रूप में यहाँ देखते हैं। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना और आज हमारी अंतिम प्रस्तुति इस अर्थ में रही कि हमारी जो है एक तरह से पूरा रिकनेक्ट हो जाए। तो आपने बड़ी दृढ़ता से सुना, आप सबको प्रणाम। विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, ये परिलक्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जागृति के पश्चात जो उपलब्धियां हैं कि वो किस प्रकार से हमको दिखाई देगा परिवार में, समाज में और प्रकृति के साथ में, और इसकी एक प्रक्रिया की शिक्षा के माध्यम से ही ये चीजें पूरी हो सकती हैं। और दूसरा, शिक्षा में भी 2 भागों की बात कही, एक चेतना विकास संबंधी शिक्षा की, दूसरी कारीगरी तकनीकी शिक्षा की। क्योंकि अगर एक मानव की आवश्यकता को देखते हैं तो 2 प्रकार की आवश्यकता है, तो इसलिए 2 प्रकार की शिक्षा या शिक्षा के 2 भाग आवश्यक ही। और फिर परंपरा में संपूर्णता उसकी परंपरा बन जाए, तो परंपरा बन जाए तो परंपरा बनाने के लिए शिक्षा संस्कार और साथ ही साथ जीने का वैसा एक क्रम बन जाए, तो सभी मानव वैसा जी पाए, मानव को केंद्र में रखकर जी पाए, तो मानवीय संविधान और फिर एक स्वराज्य व्यवस्था की जिसमें परिवार केंद्रित हो। परिवार केंद्रित मतलब परिवार एक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में हमको इंगित हो, या जैसा अभी एक अकेले आदमी का, अकेले व्यक्ति का व्यवस्था में नहीं होता, परिवार ही एक व्यवस्था की मूल इकाई है। जैसे जड़ में देखें तो परमाणु एक व्यवस्था की मूल इकाई है, वैसे ही परिवार जो है मानव समाज के लिए व्यवस्था की मूल इकाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आगे के क्रम के लिए मैं अरविंद भैया जी को आमंत्रित करती हूँ। अरविंद भैया जी हमारे साथ जुड़ पाए हैं? सभी को, जी भैया जी, सभी को नमस्कार। मुझसे पहले 2 भाइयों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की और मेरा काम बहुत आसान भी हो गया, इसलिए मैं उसको दोबारा और जोड़ूंगा नहीं। तो
जो पहला है मांगल्य, तो मांगल्य सदा सदा शुभ होना और रहना। और तो उसमें पहला है जीवन मंगल। तो जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है जो भार बंधन से मुक्त होके आशा बंधन से युक्त हो गया है, और जीवन को हमें जीने की आशा के रूप में दिखाई देता है। और वही मानव में जो जिसमें उनके मस्तिष्क और ज्यादा डेवलप्ड है, उसमें हमको जीवन जो है आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन के रूप में, जिसमें 122 आचरण दिखाई देते हैं, जो आत्मा में स्थिति और गति के रूप में, अनुभव और प्रमाण के रूप में दिखता है। उसी तरह से बुद्धि में 4 आचरण, चित्त में 16 आचरण, वृत्ति में 36 आचरण और मन में जो है 64 आचरण दिखाई देते हैं। तो ये जीवन मंगल्य होने के बाद जो उदय मंगल को कहा गया है, तो अनुभव से अधिक अनुमान संभावना का विशाल होना को उदय मंगल कहा गया है, जो परस्पर सुख होने का घटना क्रिया है। सहअस्तित्ववादी विधि से हर मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य इकाई है। फलस्वरूप समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व प्रभावित होने का सौभाग्य उदय होता है। और साथ ही जो समाधान मंगल्य कहा गया है, वो सुख के रूप में, जो एक मन में जो एक जीवन लक्ष्य को कहा गया है, जो मानव में समाधान लक्ष्य है। और समस्या से मुक्ति ही समाधान और सुख है। न्याय के प्रति निष्ठा और निर्भरता, विवेक सम्मत विज्ञान सम्मत विवेक रूपी पूर्ण विचार शैली को समाधान के रूप में कहा गया है, जो समाधान मंगल के रूप में है। और वो भी आगे जाके अनुभव मंगल में, जो अनुभव मंगल व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक संपृक्त है, यह समझ में आना ही अनुभव मंगल है। और वही आगे जाके जागृति मंगल, जो ज्ञान त्रय के रूप में जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीय आचरण ज्ञान के रूप में कहा गया है। तो ये मंगल कामना से मंगल होना, ये 25 बिंदु अलग अलग में हुआ है। और मूल तत्व में एक बिंदु जो है वो मध्यस्थ दर्शन के रूप में ही है, लेकिन वो कड़ी जोड़ा गया है। और फिर मंगल होने के बाद जो सर्व मंगल है, वो मानव के चारों आयाम, जो 2 अंतरंग और 2 बहिर्गम के रूप में है। अंतरंग विचार और अनुभूति के रूप में है, और बहिर्गम जो है कार्य व्यवहार के रूप में है। और वही मानव जो है 5 स्थितियों में जीता है। एक स्वयं, जो निरंतर जो विचार और अनुभूति के रूप में रहता है, और फिर परिवार में, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में जो व्यवहार और कार्य के रूप में दिखाई देता है। और तथा इसको और फैलाने के रूप में 10 सोपानी परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में दिखाई देता है। और ऐसा सर्वमंगल महामंगल में परिवर्तित हो जाए, सदा सदा मानव जो है भ्रम मुक्त रहे, और इसको महामंगल के रूप में कहा गया है। महामंगल अस्तित्व में अनुभूति ही यही महाभाव, जो महाअवकाश, महाशक्ति और महाकारण भी है। और ये उपलब्ध, फिर ये आगे जाके उपलब्धि के रूप में जुड़ता है। तो मूल तत्व जो है उद्घोष से शुरू होता है, अब देखिए 29वें में आके उपलब्धि के रूप में बदल गया है क्रम के तरीके से। तो उपलब्धि में सहअस्तित्व में स्थापित मूल्यों की अनुभूति, जो 30 मूल्य बाबा ने बताया है। साथ में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व जो मानव लक्ष्य है, सहज प्रमाण यही सर्व शुभ है, भ्रम मुक्ति और यही नित्य जागरण। और इस ये जो उपलब्धि है, इसको फैलाने के लिए शिक्षा में पूर्णता और शिक्षा में पूर्णता के इसको फैलाने के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा और कारीगरी शिक्षा ही इसको आगे बढ़ाएगी। और इस तरह से होने में ये अपने आप परंपरा में संपूर्णता के रूप में बदल जाएगा, जो मानवीय शिक्षा संस्कार और मानवीय संविधान और मानवीय परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में दिखाई देता है। ठीक है, धन्यवाद। इतना ही, ज्यादा समय नहीं लेता हूँ कि बाकी लोगों ने बाकी अच्छी विस्तार से बता दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने एक सुंदर विश्लेषण हमारे सामने रखा है जो हमारे लिए बहुत सहायक है। इसके पश्चात मैं ज्ञानलाल भैया जी को आमंत्रित करती हूँ
ज्ञानलाल भैया जी हमारे साथ जुड़ पाए हैं। चलिए ठीक, नमस्ते सबको, नमस्ते। नमस्ते देवी जी। जी चलिए सभी को नमस्ते। आज जैसे टॉपिक है मांगल्य। हम लोग जागृति के प्रमाण के बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं। अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से देव मानवीयता और देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता, ये जो है जागृति का प्रमाण के रूप में दिखाई पड़ता है। आवाज आ रही है ना साफ? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भैया, आ रही। एक्चुअली क्या है, बादल गरज है ना, इस कारण से पूछा आप लोगों को। नहीं, आवाज बढ़िया सुनाई दे रहा है आपको। ठीक है भैया। तो मांगल्य है, मांगल्य शब्द का मतलब होता है मंगल से है ना। और जैसे इसको हम देखते हैं मांगल्य में जीवन मंगल, जीवन मंगल से उदय मंगल, उदय मंगल से समाधान मंगल, समाधान मंगल से जागृति मंगल और जागृति मंगल से अनुभव मंगल। ये क्रमशः है, स्टेप बाय स्टेप है। तो जीवन मंगल कहने का मतलब जीवन की क्रियाओं को देख पाना, जीवन में जो क्रियाएं होती है 10 क्रियाओं को देख पाना, समझ पाना, है ना, उसको अपने कार्य व्यवहार में प्रयोग कर पाना। तब जो है जीवन में उत्सव और उत्साह होता है। जीवन में, जीवन जो है जिसको बोलते हैं ना परंपरा में बोलने तरीका में कि सुखपूर्वक जीवन जी रहे हो कि दुख पूर्वक जीवन जी रहे हो। तो दुख तो होता नहीं है, लेकिन सुख समझ में नहीं आने के कारण से दुख होता है। तो जीवन मंगल, जीवन की क्रियाएं हमको समझ में आती हैं, तो जीवन में उदय होता है, जीवन में उदय होता है। उदय मतलब जो है, उदय शब्द का जो मतलब होता है विकास, उत्थान की ओर गति, उत्थान की ओर गति ही जो है उदय है ना। तो जीवन की क्रियाएं समझ में आने के बाद में हम उसका अपने कार्य व्यवहार में उस तरह से जो है न्याय धर्म और सत्य को हम प्रयोग कर पाते हैं, न्याय धर्म और सत्य के साथ हम जी पाते हैं, न्याय धर्म और सत्य के बारे में हम सोच विचार कर सकते हैं, है ना। यही जीवन का उदय है। जब ऐसा हम सोच पाते हैं तो समाधान, समाधान मतलब हर क्या और क्यों का उत्तर, है ना। हर क्या, क्यों और कैसे का उत्तर जो है हमारे पास होता है, हम उसके लिए प्रयास करते हैं, समस्याओं का निराकरण के लिए प्रयास करते हैं। हर एक परिस्थिति, हर एक घटना में, जो भी घटना घट रही है दिनचर्या में, व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, सभा के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, अंतर्राष्ट्र के स्तर पर, उन सारे समस्याओं में समाधान क्या हो सकता है, ये समाधान पर हमारा ध्यान जाता है ना। समस्या है तो समस्या है तो समस्या का समाधान भी है ना। तो इस तरह हमारा ध्यान जाता है, इसका नाम है समाधान। हर समस्या का हम समाधान प्रस्तुत कर पाए, ऐसा सोच विचार समझ में आता है। फिर समाधान समझ में आने के बाद में जागृति आती है। जागृति मतलब जो है समझदारी से है ना। जागृति का मतलब समझदारी से है। तो जागृति जो है एक प्रकार से हमारा गंतव्य में गति है। गंतव्य में गति कहने का मतलब जो है हमको जाना कहाँ तक है, गति का गंतव्य मतलब हमको जाना कहाँ तक है, हमको पहुंचना कहाँ तक है। तो ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता ही जागृति है। जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य को पहचान पाना, विवेचना सहित पहचानना, विशेषण सहित पहचानना और उसको अपने कार्य व्यवहार में प्रयोग कर पाना ही जागृति है। तो जागृति के बाद में फिर अनुभव। जागृति के बाद में एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारे कार्य व्यवहार जो है न्याय धर्म और सत्य से ही, सत्य के अनुसार ही हम करते हैं। मतलब अनुभव मतलब अनुक्रम से, अनुक्रम हमको पता जाता है, वो हमारे अभ्यास में आ जाता है और हम उससे जो है बिल्कुल भी तनिक नहीं हटते। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हमारे में न्याय धर्म और सत्य की चिंतन चलता रहता है। हम बोलते हैं कि सपने में भी फिर गलत विचार या किसी के प्रति भी गलत कार्य व्यवहार जो सही है, हम पूरी स्पष्टता के साथ, पारदर्शिता के साथ हम प्रस्तुत होते हैं। तो इसका नाम है अनुभव। अपने कार्य व्यवहार को देख पाना, सच्चाई के साथ जी पाना, सच्चाई के साथ जी पाने का नाम है अनुभव। तो इसी को जस्ट अपोजिट अगर हम देखें समझने के दृष्टिकोण से, जीवन मंगल, अगर जीवन में मंगल नहीं है तो क्या होगा, जीवन में अमंगल। अमंगल मतलब हमको जीवन जीते हुए हर पल हर क्षण मर रहे हैं, हर पल हर क्षण मर रहे हैं, मतलब जो है हर क्षण हर पल हमको दुख तकलीफ कष्ट, व्यक्ति के स्तर पर भी, परिवार के स्तर पर भी, संबंध के स्तर पर भी, ना पति पत्नी से खुश है, ना पत्नी जो है पति से खुश है, ना बच्चे माता पिता से खुश है ना परिवार वाले, ना संबंधी से खुश है, ना संबंधी परिवार वालों से खुश है, ना गांव वालों से हम खुश हैं। मतलब सारी जगहों पर आपको जस्ट अपोजिट दिखाई पड़ेगा अगर जीवन में मंगल नहीं है, जीवन की क्रियाएं हमको समझ में नहीं है ना। इसी तरह से तो क्या होगा, वो जीवन जो है उदय के बजाय वो अस्त की ओर जा रहे हैं। अस्त की ओर जा रहे हैं मतलब जीव चेतना की ओर। जीव चेतना मतलब आहार निद्रा और भय मैथुन में ही हम लगे हुए हैं।
आहार निद्रा भय मैथुन में हम लगे हुए हैं। और मनाकार, मनाकार मतलब आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूरशमन, दूरदर्शन, है ना। 6 डिजिट में ही बनता है। संसार के जितने भी मानव हैं 800 करोड़ आदमी, और जितने भी आदमी होंगे और जितने भी आदमी थे, है ना, सारे आदमी में थे, हैं और होंगे, सारे आदमी में सिर्फ और सिर्फ 6 प्रकार का चित्र बनता है। बाबा जी बोलते हैं 6 प्रकार से 7वां प्रकार का चित्र नहीं बनता। अभी आप सब लोग अपने मन में जो भी चित्र बन रहा है उसको देख लीजिए। तो ये पूरा मनाकार, मनाकार मतलब शरीर को जो चीज चाहिए, हमारी सारी शरीर यात्रा उसी में खप जाती है। कोई खाने पीने की वस्तुओं के पीछे भागता है, तो कोई मकान बनाने के पीछे भागता है, तो कोई साज सज्जा के सामानों के पीछे भागता है, तो कोई दूरगमन के पीछे, तो कोई दूरश्रवण के पीछे, कोई दूरदर्शन के पीछे। इसी को बोला अस्त अमंगल, है ना। समाधान मंगल, समाधान नहीं है तो क्या होगा, समस्या। हर जगह हमको समस्या दिखाई पड़ेगा, है ना, और हम समस्या में ही घिरे रहेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत बारीक अंतर है। कभी कभी हम समस्या को, शिकायत को, ध्यानाकर्षण को, है ना, और सुधारात्मक उपाय को, ये चारों में बहुत बारीक अंतर है। हम कभी कभी सुधारात्मक उपाय को या ध्यानाकर्षण को हम उसको शिकायत मान लेते हैं, जबकि शिकायत नहीं है। जब तक हम संबंधी आपस में एक दूसरे का ध्यान नहीं दिलाएंगे, जब तक हम आपस में एक दूसरे को हम जो है सुधारात्मक उपाय के रूप में उसको नहीं बताएंगे कि भाई ऐसा है आपके आचरण में, आपके कार्य में, आपके व्यवहार में, तब तो उसका ध्यान कैसे जाएगा। अपने में आप जांच कर देखिए, 40 साल, 50 साल, 60 साल से हम जी रहे हैं, हमको कोई बताया नहीं आज तक ना कि भैया आप बोलते समय ऐसा बोलते हैं, भैया आप करते समय ऐसा करते हैं, भैया आपकी दिनचर्या में ऐसी समस्या है, भैया आपके आहार में ये है, आपके आहार को अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपका शरीर और स्वस्थ हो सकता है, भैया आपके ये व्यवहार में मतलब इन चीजों को आपको शामिल करना चाहिए, है ना, भैया आपके दैनिक गतिविधि में ये स्वाध्याय मतलब आपको इतना कम से कम पढ़ना चाहिए, इतना इस पर चिंतन करना चाहिए, इस तरह से संवाद करना चाहिए, इस तरह से हमको जुड़ना चाहिए। तो इस तरह से मतलब ध्यान दिलाना संबंधी का काम है। संबंधी, सम धन बन, समानता के अर्थ में बंधे हुए। तो हम संकोच करते हैं कि उसको बोल देंगे सभा में तो खराब लगेगा क्या, है ना, उसको बोल देंगे तो कैसे महसूस करेगा। तो ये जो व्यापक है वो पारदर्शी है, और बगैर पारदर्शिता के न हम ठीक से व्यक्त हो पाते हैं, न दूसरे वाला हमको समझ पाता है ना। तो ये हर जगह पूरी दुनिया जो है ट्रांसपेरेंसी की बात करती है ना। बाबा जी भी ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे हमेशा। बाबा जी किसी में अगर एक तो बाबा जी के सामने में आप जो है टॉपिक से हट के दूसरे टॉपिक पर आप बात नहीं कर सकते। जो टॉपिक है उसी टॉपिक पर आप बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, नहीं तो आपको डांट पड़ता था। डांट को अब आप बोलेंगे कि बाबा जी हमेशा शिकायत करते थे। अब एक दृष्टिकोण ऐसा हो सकता है कि पूरा बाबा जी धरती में, पूरा धरती बीमार हो गई ये बोलते हैं। तो मतलब सोचने का नजरिया है, किस दृष्टिकोण से उसको बाबा जी प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा जी का यहाँ पर दृष्टिकोण है कि भाई मुझे सुधार हो, धरती में समस्या है, व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, अंतर्राष्ट्र के स्तर पर। तो इस तरह से हम सबको हमारे संबंधों में उतना ट्रांसपेरेंसी, उतनी पारदर्शिता चाहिए। हमारे स्कूल ऐसे हो, हमारा घर ऐसा हो, हमारा परिवार ऐसा हो, हमारी सभाएं ऐसी हो, हमारा शिविर ऐसा हो, है ना, हमारी चर्चाएं ऐसी हो, हमारे संवाद ऐसे हो, हमारे गोष्ठी ऐसे हो, हमारे कार्यक्रम ऐसे हो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर कभी भी किसी भी समय बात कर सकता है। उसमें भी हम अनुशासन लाएंगे तो फिर हम जीवन मंगल नाम मात्र बस कर रह जाएगा, फिर हम मंगल से अमंगल की ओर जाएंगे। इतनी पारदर्शिता के साथ हमको प्रस्तुत होना है भाई और बहनों। तो ऐसा मंगल जब आएगा तब हम जो है सर्व मंगल की ओर बढ़ेंगे, है ना, इतनी पारदर्शिता के साथ। तो सर्व मंगल का मतलब क्या है, मनुष्य के 4 आयाम, 5 स्थिति। 4 आयाम मतलब कार्य, व्यवहार, विचार, अनुभूति, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र, है ना। ये 5वीं स्थिति है। 5 के अलावा 6वां तो आपको दिखाई पड़ेगा नहीं पूरे संसार में जो है। तो 5वीं स्थिति पर हम कैसे जो है, ये सब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जुड़ा हुआ है। व्यक्तियों के समूह से परिवार बनता है, परिवार के समूह से समाज बनता है, समाज के समूह से राष्ट्र बनता है, और राष्ट्र के समूह से अंतरराष्ट्र बनता है। तो इसमें जो मुख्य चीज है सर्वमंगल में कि सबका मंगल कैसे हो, है ना। सबका मंगल मतलब जब व्यक्ति समाधानित होगा, ऊपर में जो दिखाया गया है जीवन मंगल, उदय मंगल, समाधान मंगल, जागृति मंगल, अनुभव मंगल, इससे संपन्न होगा, तब ऐसे परिवारों में जो है हमेशा मंगल ही मंगल होगा। और फिर ऐसे परिवार से ऐसे समाज, और ऐसे समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से अंतरराष्ट्र, तो फिर ये पूरा विश्व परिवार में सब जगह हमको मंगल दिखाई पड़ेगा। तो सर्वमंगल कार्यक्रम के बारे में बाबा जी बोलते हैं, सर्वमंगल कार्यक्रम के बारे में बाबा जी बोलते हैं कि सर्वमंगल जो है योग्य वातावरण निर्माण करना,
है ना। एक अच्छा वातावरण का निर्माण करना ही सर्वमंगल कार्यक्रम है। इसके बारे में मैं आपको पिछली बार बताया भी था। योग्य वातावरण का निर्माण करना ही सामाजिक कार्यक्रम है, योग्य वातावरण का निर्माण करना ही जो है समाधान है, योग्य वातावरण का निर्माण करना ही विश्राम है, और योग्य वातावरण का निर्माण करना ही स्वर्ग है। धरती का स्वर्ग जो है योग्य वातावरण का निर्माण करना। तो योग्य वातावरण का निर्माण करना मतलब भाई धरती में तो वातावरण है, पदार्थ है, प्राण है, जीव है, ज्ञान है, लेकिन मानव को जो है मानवकृत वातावरण से मानव ज्यादा समझता है ना। मानवकृत वातावरण मानव के संस्कार बनाने में सहायक है। और कोई भी बच्चे का जो संस्कार है वो 4 स्तर पर बनता है। सबसे पहले माता पिता, गर्भ से चालू होता है, गर्भ संस्कार 4.5 महीने से, है ना। तो माता पिता से जो बच्चे को जो प्राप्त होता है, माता पिता द्वारा जो प्राप्त प्रदत्त वातावरण, फिर परिवार के द्वारा, फिर जो है स्कूल या शिक्षा केंद्र के द्वारा, फिर चौथा वातावरण के द्वारा। ये चारों जगहों पर अगर हम ठीक कर गए, माता पिता, परिवार, स्कूल और वातावरण, निश्चित ही बच्चे में जो है जैसा हम चाहते हैं, जो अपेक्षा, सारी अपेक्षाएं हमको बच्चों में दिखाई पड़ेगा, है ना। लेकिन वहां भी हमको ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, वहां हम बोलेंगे नहीं ये आप नहीं पूछ सकते इस समय, ये आप नहीं कर सकते। मतलब हम खा भी रहे हैं तो हमारे बच्चे में कोई जिज्ञासा है तो बच्चा हमारे सामने में उसको प्रस्तुत हो पाए, इतनी पारदर्शिता के साथ हमको जीना पड़ेगा दोस्तों। आइए फिर जो है जब ऐसी स्थिति आएगी तब जो है फिर वो महामांगल्य मतलब सत्यानुभूति जागृति, है ना। तो इसमें जो है सत्यानुभूति मतलब सत्य का अनुभव, है ना, सत्य का अनुभव, सत्य के साथ जीना। इसमें भ्रम एक शब्द है, भ्रम मुक्ति दिया है, सत्यानुभूति जागृति को ही मतलब भ्रम मुक्ति के रूप में लिखा गया है। तो भ्रम क्या चीज है? भ्रम मतलब जो वस्तु जैसा है उसे उससे भिन्न मान लेना, वो भ्रम है ना। तो अगर हम इसमें देखें, मुक्ति परंपरा में भी हमारे जो पूरे जो पूर्वज हैं उन लोगों ने मुक्ति के लिए बहुत प्रयास किया, मोक्ष के लिए बहुत प्रयास किया। तो मुक्ति एक प्रकार से मोक्ष ही है, और मोक्ष शब्द का जो मतलब होता है बंधनों से मुक्ति। मुख्य रूप से 3 बंधन होते हैं, है ना, आशा बंधन, विचार बंधन और इच्छा बंधन। इन तीनों बंधनों से मुक्ति, और आशा बंधन, विचार बंधन और इच्छा बंधन के फैलाव के रूप में हम देखते हैं भय मुक्ति, बंधन मुक्ति, भ्रम मुक्ति, वासना मुक्ति, विषय मुक्ति और स्नाव से मुक्ति, है ना। भय, बंधन, भ्रम, वासना, विषय और स्नाव से मुक्ति, इन सारी चीजों से मुक्त होना। तो मुक्ति तो जो है ऊपर जैसे हम देखे हैं, जागृति के बाद मंगल, मंगल के बाद सर्वमंगल के बाद में महामंगल के जो है स्थिति आ पाती है ना। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं उपलब्धि। जब हम इस तरह से महामंगल्य का भाव, मंगल्य का भाव, सर्वमंगल्य का भाव, महामंगल्य के भाव में हम जीते हैं, तो उससे हमको उपलब्धि क्या होती है? तो उपलब्धि जो शब्द है, उस शब्द का लिटरल मीनिंग है मध्य दर्शन में। उपलब्धि मतलब एक प्रकार से उपाय है, उन्नति के लिए उपयुक्त पद्धति। उन्नति के लिए जो उपयुक्त पद्धति है उसका नाम जो है उपलब्धि है, जिससे जो है उपाय के लिए की गई प्राप्ति, ऐसे उपाय जिससे हमको कोई प्राप्ति हो, उसका नाम उपलब्धि है। तो जो उपाय जो है, मतलब उपाय, सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? तो उन्नति के लिए उपयुक्त पद्धति। तो इसको अगर हम देखें तो देखिए, जैसे अभी हम क्या बोलते हैं, ऑडियो से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, कोई विकल्प नहीं है तो सब लोग हम लोग जूम ऐप से जुड़े हुए हैं। वीडियो से समझने का प्रयास करते हैं, कभी हम पढ़ने से समझने का प्रयास करते हैं, कभी हम लिख के समझने का प्रयास करते हैं, कभी हम संवाद करके समझने का प्रयास करते हैं, है ना, कभी हम शिविर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, कभी हम गोष्ठी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे विविध उपाय जिससे भी हमारा समझ बढ़े, जिससे भी हम सही चीज को समझ पाए, न्याय धर्म और सत्य को समझ पाए, और न्याय धर्म और सत्य हमारे जीने में आ पाए, है ना। फीडबैक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, आपस में चर्चा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, पावर पॉइंट से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जिस किसी भी माध्यम से हर व्यक्ति और स्थान, देश, काल, परिस्थिति के आधार पे, मतलब अलग अलग परिस्थितियों से आदमी समझता ही है। तो उससे उपलब्धि क्या होगी? तो उपलब्धि, जैसे आपके पास पुस्तक हो सामने में, तो उसमें 3 बाइंड मतलब बाबा जी बताए हैं कि इस तरह के भाव में हम जीने से पहला सह अस्तित्व में स्थापित मूल्यों की अनुभूति होती है ना। सह अस्तित्व में जो स्थापित मूल्य हैं, है ना, वो हमको उसको हम अनुभव कर पाते हैं। स्थापित मूल्य तो है ही जो है, लेकिन वो जो है मानव से संबंध और मानव का शेष प्रकृति से संबंध। तो हम हर संबंध में मूल्य को पहचान पाते हैं और मूल्यों का निर्वाह कर पाते हैं।
और अवश्य हम जीते हैं तो हमारे अंदर में तृप्ति का भाव होता है। तो कहने का मतलब जो है मूल्यों का जो प्रकटन है वो मानव में ही है। पदार्थ, प्राण और जीव में मूल्यों का प्रकटन नहीं है। मानव इकाई हो इकाई है जो मूल्यों को व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है ना। तो ये हम लोग एक परम सौभाग्य है, इसलिए हमको ज्ञानावस्था में रखा गया है। तो स्थापित मूल्यों को अभी हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इस तरह से हम जीते हैं तो हम स्थापित मूल्यों का हमेशा जो है निरंतर अनुभव बना रहता है, और हर संबंध में हम अपने कर्तव्य और दायित्वों को पहचान करके हम ऐसा जी पाते हैं। फिर अगर हम ऐसे स्थापित मूल्यों की अनुभूति कर पाते हैं तो हमारे में क्या होता है, उसका फलन समाधान, समृद्धि और सर्वसुख। जब ऐसा हम जी पाते हैं तो हर समस्या का हमारे पास समाधान होता है, हम समृद्धि के साथ जी पाते हैं, और यही सर्वसुख का रास्ता है। सर्वसुख का अगर हम डेफिनेशन देखें, सर्वसुख मतलब मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, है ना। समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, सहज, प्रमाण, परंपरा, तो ये जो है सर्वसुभ है ना। तो सबके शुभ में मेरा शुभ समाया हुआ है ही, ये हम सुनते ही हैं, ये है ही जो है समाधान। समाधान से ही समृद्धि आती है, समृद्धि से अभय, और अभय से फिर सह अस्तित्व, सहज, प्रमाण, परंपरा बनती है। फिर ऐसा होता है, फिर इसके बाद में फिर भ्रम मुक्ति और नित्य जागरण। जब समाधान, समृद्धि और सर्वसुभ के मार्ग में हम चलते हैं, समाधान, समृद्धि, सर्वसुख का हम चिंतन करते हैं, समाधान, समृद्धि, सर्वसुख से संबंधित हम कार्य व्यवहार कर पाते हैं, अपने में हम देख पाते हैं, ऐसा हम जी पाते हैं, तब हम भ्रम मुक्त होते हैं। अभी जो बताया जितने मुक्ति है ना, बंधन मुक्ति, आशा बंधन मुक्ति, विचार बंधन मुक्ति, इच्छा बंधन मुक्ति, वासना मुक्ति, विषय मुक्ति, ऐष्णा मुक्ति, इससे मुक्त जब होते हैं तब हम नित्य जागरण, नित्य जागरण मतलब हमेशा हम जागृत हैं, हमेशा हम सही के अर्थ में, न्याय, धर्म और सत्य के अर्थ में, सह अस्तित्व के अर्थ में हम जी पा रहे हैं। तो फिर उसका फलन क्या होता है, उसका फलन है चेतना विकास में शिक्षा। फिर जो है हम ऐसा जीते हैं कि हमारे जीने को देख करके दूसरे लोग प्रेरित होते हैं, दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं, और हम अपने कार्य व्यवहार को और इस तरह से संतुलित और व्यवस्थित करते हैं कि हर पल, हर क्षण हमारे जीने को देखते हुए, देख करके जो है दूसरे भी ऐसे मोटिवेट हो। तो उसको बाबा जी बोल रहे हैं कि चेतना विकास में शिक्षा पद्धति के रूप में अगर हम ऐसी चीजों को स्कूल में ला पाते हैं तो बच्चों में ये और जो है अच्छा होगा। जैसे बाबा जी लिखते हैं संवाद पुस्तक पेज नंबर 189, मैं बाबा जी के कलम से आप लोगों को सुना रहा हूँ चेतना विकास के बारे में। चेतना विकास से आशा है मानव चेतना में जीने के लिए विश्वास स्वयं में पैदा होना। मानव के लिए मानवत्व ही स्वत्व के रूप में पहचानने की आवश्यकता है। देवत्व और दिव्यत्व श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम है। मानवत्व से श्रेष्ठता की शुरुआत है। मानवत्व का क्रिया रूप है मानव के साथ न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक जी पाना, मानवेतर प्रकृति के साथ नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक जी पाना। यदि ऐसा जीना बनता है तो हम परिवार में व्यवस्था पूर्वक जीते हैं। मानव चेतना पूर्वक मानव समाधानित होता है। परिवार में समाधान, समृद्धि प्रमाणित करने योग्य होता है। इस प्रकार मानव की जीने में विषमता समाप्त होता है, और विषमता समाप्त होने का पहला मुद्दा है नर नारी में समानता। समझदारी को ही नर नारी में समानता के बिंदु के रूप में पहचाना जा सकता है। यदि इस बिंदु को पाना है तो मानव चेतना को अपनाना ही होगा। देखो भाई, नर नारी में समानता सबसे पहला बिंदु है समझदारी का, और ये मानव चेतना के बगैर संभव नहीं है, ऐसा बाबा जी मतलब बोल रहे हैं, है ना। ये सभी की जिम्मेदारी है कि प्रस्ताव को, चेतना विकास के प्रस्ताव को संसार में जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचे। जल्दी इसलिए आवश्यक है क्योंकि धरती बीमार हो चुकी है, प्रदूषण छा गया है, अपराध बढ़ गई है, अपने पराये की दूरियां बढ़ गई है ना। आज की स्थिति में सभी देशों को ये चेतावनी हो चुका है कि इस तरह हम चलते रहे तो धरती बचेगा नहीं। धरती को बचाना है तो मानव का भ्रम मुक्त, अपराध मुक्त, अपने पराये की दीवार से मुक्त होना आवश्यक है। धरती को बचाने के लिए मानव चेतना के प्रस्ताव को हर एक व्यक्ति के पास ले जाने की जरूरत है। विज्ञान शिक्षा के लोकव्यापीकरण क्रम में सभी देश में शिक्षा संस्थाएं स्थापित हो चुके हैं। इस प्रस्ताव को शिक्षा संस्थाओं में पहुंचाने की आवश्यकता है। ये जो मैं आप लोगों को बताया भी जो है, पढ़ के सुनाया, ये 2010 में बाबा जी ऐसा बोल रहे थे, है ना। उस समय संवाद हुआ था, और आज देखिए ये रियल कंडीशंस, मतलब धरती किस तरह से बीमार हो गई उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल जो है। तो इस तरह से मतलब बाबा जी जो दूरदर्शी थे वो पहले से मतलब देख चुके हैं कि धरती में किस तरह से क्या आने वाला है आगे जो है। अगर आदमी जो है अपने दैनिक दिनचर्या में, जीवन शैली में सुधार नहीं करता है तो किस तरह से समस्याओं से उसको गुजरना पड़ेगा। एक प्रकार के प्राकृतिक संकेत है ये, इसको बोलते हैं हर घटना में सद्घटना का बीज छुपा होता है ना भाइयों और बहनों। बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, ध्यान से सुनिए। हर घटना में सद्घटना का बीज छुपा होता है।
मतलब दुर्घटना में भी एक सदघटना का बीज छुपा हुआ है। तो ये देखने का दृष्टि हमारे में आ जाए, इसी का नाम है चेतना विकास, है ना। हम उस घटना से व्यथित ना हो, उसमें क्या अच्छा हो सकता है उस दुर्घटना से। जिस दुर्घटना तो घटना ही मात्र है ना, हमने उसको दुर्घटना मान लिया है। प्रकृति में हर घटना नियमबद्ध है, प्रकृति में हर घटना नियमबद्ध है ना। कोई घटना ऐसा नहीं है जो नियम के विपरीत होता हो, है ना। नियमबद्ध है हर घटना। उस घटना में सदघटना का बीज हम अपने में जान पाए, ले पाए, वो हमारे लिए उपलब्धि है, प्लस पॉइंट है। तो इसको चेतना विकास में शिक्षा के साथ में अब हम देखते हैं तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा एक्चुअली क्या है, प्रौद्योगिकी शिक्षा को तकनीकी शिक्षा कर रहे हैं। इसमें आवर्तन सौर शास्त्र, इसके बारे में आप डिटेलिंग पढ़ सकते हैं, शिल्प कला, मूर्ति कला, तमाम चीजें। इसमें जो मुख्य रूप है ये है कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, उत्पादन के लिए तकनीकी का ज्ञान, जिसमें मानव से लेकर पूरी धरती स्वस्थ रहे, ऐसे तकनीक हम बना पाए। सोलर सिस्टम, पवन ऊर्जा, है ना, अक्षय ऊर्जा का हम संसाधनों को उपयोग कर पाए। बाबा जी बोलते हैं, आज से 2010 में एक स्पीच है उनका, जो है वीडियो है, उसमें बोलते हैं 5000 इंजीनियर हर साल हमारे देश में तैयार होते हैं, भारत देश में 5000 इंजीनियर। और 5000 इंजीनियरों ने आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूरशमन का क्या हाल किया है, उसको आप देख लीजिए। क्या हाल किया है, मतलब वो सब लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद के दृष्टिकोण में है, ऐसा मतलब बाबा जी बोल रहे हैं। मतलब उसका आम आदमी के उपयोगिता, सदुपयोगिता और प्रयोजनशीलता से बहुत कम जुड़ पाता है उसको, अगर गहराई से हम देखें। मनस्व सतह पर तुम लोगों ने कुछ काम किया ही नहीं है, ऐसा बाबा जी बोलते थे कि धरती को बर्बाद करने वाले सबसे बड़े कोई 3 शख्स हैं, तो 3 लोग हैं। कौन कौन? वकील, डॉक्टर और इंजीनियर। वकील जो है झूठ बोले बगैर उसका काम चलता नहीं है। इंजीनियर शुद्ध हवा, शुद्ध मिट्टी, शुद्ध पानी के लिए काम करता नहीं है ना। हवा, पानी और धरती को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कोई काम करता है तो इंजीनियर। निकालो खोलो, निकालो खोलो, जमीन के अंदर से सारा चीज जो है जितना निकाल सकते हो, ये इंजीनियर का काम है। और डॉक्टर अपने स्वार्थ के लिए किडनी भी निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो बाबा जी बोलते थे वकील, डॉक्टर और इंजीनियर इस धरती को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाले लोग हैं, है ना। बाबा जी तकनीकी शिक्षा के बारे में बोलते हैं कि प्रौद्योगिकी प्रक्रिया प्रणाली, उसके साथ तकनीकी आरक्षण, ये कहाँ तक न्यायिक है। संपूर्ण ज्ञान लोकार्पित होना ही उसका ख्याति है, लोकार्पण न हो पाना उसका ख्याति न होकर अज्ञान कहा जाता है। इस तर्क से यह स्पष्ट होता है कि प्रौद्योगिकी प्रणाली का पेटेंटीकरण मानव के हित में नहीं है। ये तकनीकी शिक्षा के बारे में मतलब बाबा जी बोल रहे हैं। और पेटेंटीकरण मतलब ये अपराध, मतलब जो इंजीनियर है, जो 5000 इंजीनियर 2010 में तैयार होते थे हर साल, ये सारे इंजीनियरों ने क्या किया, तो इंजीनियरों ने लाभ, काम, भोग, लाभोन्माद, कामोन्माद, भोगोन्माद के अलावा और कोई बड़ा उपलब्धि नहीं किया, ऐसा मतलब बाबा जी मतलब इसको देख पा रहे हैं। बाबा जी बोलते हैं कि व्यवहारिक शिक्षा के अभाव में तकनीकी शिक्षा एक उन्माद मात्र है, और उसका परिणाम है व्यक्ति में द्रोह, शोषण, संग्रह, विद्रोह, विरोध, भय, आतंक, लाभ उन्माद, भोग उन्माद, काम उन्माद, मानव बीमार, जानवर बीमार, पेड़ पौधे बीमार, हवा पानी बीमार, धरती बीमार, है ना। देखिए कितना सीक्वेंस 2010 में ही। व्यक्ति में द्रोह से शोषण, शोषण से संग्रह, संग्रह से विद्रोह, विद्रोह से विरोध, विरोध से भय, भय से आतंक, आतंक से लाभ उन्माद, लाभ उन्माद से भोग उन्माद, भोग उन्माद से काम उन्माद, काम उन्माद से मानव बीमार, मानव बीमार से फिर जानवर बीमार, जानवर बीमार से फिर पेड़ पौधे बीमार, पेड़ पौधे बीमार से फिर हवा पानी बीमार, और हवा पानी बीमार से फिर धरती बीमार। ये तकनीकी शिक्षा का प्रभाव है ना। तकनीकी शिक्षा को हम नहीं समझेंगे तो ऐसी स्थिति मतलब आएगी। इस चीज का मतलब बाबा जी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। एक्चुअली जो है तकनीकी शिक्षा के बारे में अगर हम देखें तो तकनीकी शिक्षा का जो मीनिंग होता है ना, तकनीकी शिक्षा मतलब जो है मूल रूप से भौगोलिक स्थिति के अनुसार उत्पादन करने की विधि, भौगोलिक स्थिति के अनुसार उत्पादन करने की विधि और नीतियों को पहचान पाना ही तकनीकी शिक्षा है। तो भाइयों और बहनों, मौसमी फल और मौसमी सब्जियां, इस पर मतलब बाबा जी बोलते हैं जो भाजी, जो सब्जी, जो फल, जो सब्जी, जो भाजी, जो फल जिस मौसम में जहां पर उगता है वहां के लोगों के शरीर के अनुकूल होता है ना। बाबा जी जैसे इसको लिखे हैं कि छत्तीसगढ़ में धान, आम, अमरूद इसका ये फसल होता है, तो हम ऐसे फसल को हम जो है अपने उत्पादन गतिविधि के लिए हम चुन सकते हैं। जबकि सेव, बादाम, अंगूर यहाँ नहीं होता है, तो ये यहाँ की मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है ना। तो मिट्टी के प्रकार, शीतमान, उष्णमान, वर्तमान, वर्षामान, ये सब समय को देखते हुए हम तकनीक बनाए, है ना। इस चीजों को देखते हुए हम तकनीकी ज्ञान बच्चों को कराएं। तो बाबा जी बोलते हैं कि एक आदमी के सर में जितने बाल हैं
उतनी प्रकार की तकनीकें मतलब हम ला सकते हैं, उतनी प्रकार की जो है समृद्धि के उपाय हर एक आदमी जान सकता है। सर में जितने बाल हैं उतने प्रकार के उपाय। तो ये सब कब आएगा? समाधान से आएगा। समाधान के लिए क्या करना है? आपको मध्य दर्शन का अध्ययन करना है। तो धन्यवाद साकरी परिवार और आप सब लोगों का। आप सब लोग एक बढ़िया ये चालू किए हैं, ये प्रोसेस आप लोगों का बंद ना हो, ये क्रम चलता रहे, जारी रहे। लोगों तक ज्ञान का महत्व लोक व्यापीकरण में ही है। ये पवित्र काम आप लोग कर रहे हैं और इस पवित्र काम में आप लोग मुझे बोलने का अवसर दिए, इसके लिए मैं आप लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ, है ना। लेकिन हाँ, इसमें तो आप लोगों को एक चीज और करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। जितना आप पारदर्शी लाएंगे, जितना आप पारदर्शी होंगे, उतना जल्दी हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, है ना। ठीक, धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने एक सुंदर विश्लेषण रखा और हमारा ध्यान आकर्षण कराया है। और हम सभी एक अभ्यास क्रम में ही हैं और हम सभी के सुझाव भी आमंत्रित करते हैं। एक शुरुआत हुई है, धीरे धीरे हम सारे सुझावों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे ही, और सभी एक क्रम में ही है ताकि हम समझ के स्तर पर एक साथ हो पाए, विचारों में एक मत हो पाए। इसीलिए हम साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और एक व्यवस्थित जीने का क्रम हमसे निकल पाए और हम पारदर्शिता के साथ एक दूसरे के साथ हम जी पाए। यही हमारा अभ्यास क्रम है और इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। परंपरा की चीजों को समझा जाए, न कि उसका अवमूल्यन कर दिया जाए। जी भैया जी, मैं इसमें एक बात रखना चाह रही हूँ। तकनीकी शिक्षा की जो भैया ने बात की है ना, वो उनकी बात तो समझ में आती है कि कई सारी चीजें ऐसी हुई हैं, पर आपको ये भी देखना चाहिए कि मानव जाति के लिए क्या क्या कल्याणकारी अनुपम प्रयास डॉक्टर ने, इंजीनियर्स ने और वकीलों ने किए भी हैं। ये अलग चीज है कि उनकी समझने की जो दृष्टि है वो कुछ अपूर्ण रह गई होगी, पर आप अगर पहला ही वाक्य बोलते हैं कि हम कृतज्ञ हैं, तो हमको कृतज्ञ होना ही पड़ेगा भाई। ऐसे ना चलने वाला कि तकनीकी शिक्षा ने ये कर दिया, वो कर दिया। जनरलाइज नहीं कीजिए ना, फोकस रहिए, नहीं तो ये विरोधी माना जाएगा। अभी वर्तमान में जो चल रहा है इससे विरोधी माना जाएगा। इसको हम जैसे लोग तो मान ही नहीं सकते। फिर ऐसे तकनीकी शिक्षा की वजह से ही आज ये जूम ऐप जो चल रहा है, ये संदेश पहुंच रहा है, ये तो उसकी उपयोगिता ही हो रही ना। ये तो समझ हमको मिल रही है, तो हम उस समझ से उस तकनीकी का बहुत बढ़िया से प्रयोग कर रहे हैं, नहीं तो इसका दूसरा भी प्रयोग हो सकता था। जी भैया जी, मैं इसमें एक बात रखना चाह रही हूँ। बाबा जी ने स्वयं इस चीज को स्वीकारा है कि जो भी अभी तक की शिक्षा प्रणाली चल रही है उसका एक भाग तो कहा जाए कि दुष्प्रभाव की ओर गया है और दूसरा उपलब्धि की ओर गया है। तो उपलब्धि की ओर दूरश्रवण, दूरदर्शन और दूरगमन के जो साधन हमारे पास उपलब्ध हुए हैं, ये तकनीकी शिक्षा की उपलब्धि है या वर्तमान शिक्षा की उपलब्धि है। बस उसमें अब हमारी कमी ये रह गई है कि हमारी समझ पूर्ण नहीं है, तो हम उसकी सदुपयोगिता को नहीं पहचान पा रहे हैं और वो दुरुपयोग की ओर हम जा रहे हैं। तो मुख्य रूप से उसमें मानव की मानसिकता है, ऐसा मुझे दिखाई देता है और बाबा जी ने भी इस बात को कहा है। तो बाबा जी ने जो बोला है, पर भैया ने जिस तरीके से बोला है ना, तो उसमें क्या है, ऐसा इम्प्रेशन जा रहा है कि नेगेटिव चीजें ज्यादा कर दी गई हैं, नेगेटिविटी में के संदर्भ में आ रही है चीजें, जबकि ये जो चीज जैसी है वैसी ली जानी चाहिए। एक्चुअली भैया आप अध्ययन शिविर किए हैं क्या? मैं अध्ययन शिविर तो नहीं किया हूँ, पर हाँ, इसीलिए जानकारी है। एक्चुअली अभी आप जैसे आपको बताई ना रीना दीदी जो है कि देखिए जूम ऐप के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो जूम ऐप से इस तरह का संवाद और सार्थक संवाद कितने लोग कर रहे हैं? आप परसेंट निकालिए। तो वो तो हमारी समझ के ऊपर में बात है ना, थोड़ा परसेंट निकाल के देखिए आप जो है, नहीं मतलब आपको -0.1% लोग देखेंगे जो आप तकनीक का सदुपयोग करेंगे। जैसे नेट देखेंगे आप, इंटरनेट, यूट्यूब, इसका सदुपयोग कितने लोग करते हैं और इसका दुरुपयोग कितने लोग करते हैं? पर वो तो हम लोगों की समझ की बात है ना, तकनीकी शिक्षा की यहाँ पर कहाँ पर गड़बड़िया की बात आ गई। वो तो हमारी समझ की बात है कि हम नहीं समझ पाए हैं। इसलिए तो चेतना विकास पूरे शिक्षा प्लस जो है तकनीकी शिक्षा दोनों का समावेश बोल रहे हैं बाबा जी। आप जो बोल रहे हैं ना उसी चीज को बोल रहे हैं कि आदमी में अंडरस्टैंडिंग आएगी। हम जो बोल रहे हैं ना उसके अंदर में सही चीजें जनमानस में जाना चाहिए, नहीं तो क्या अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मैं कुछ बात कहना चाह रही हूँ। अपन ने ये मंच यहाँ समझने के लिए शुरू किया है और हम लोगों के आशय सही है, शायद शब्द रूप में गलत पहुंच सकता है। मेरा ये निवेदन है कि हमारा जो प्रयोजन है
हम उस प्रयोजन को समझे। गेंदलाल भाई जी का भी इंटेंशन गलत नहीं है और लाल बहादुर भाई जी का भी इंटेंशन गलत नहीं है, पर जो अभिव्यक्ति में ऐसा पहुंच सकता है कि हम शायद अवमूल्यन कर रहे हैं तकनीकी का, तो ये बात मैं क्लियर कर दूं। भैया ने भी ये कहा, गेंदलाल भाई जी ने, कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा का समावेश नहीं हुआ, इसीलिए जो भी चीजें बनी तकनीकी से उसका दुरुपयोग हुआ और उसका हसरा आज हम सब देख रहे हैं। तो इसमें केवल इतना ही ध्यानाकर्षण है कि हम लोग, कोई भी यदि चाकू बना है तो चाकू अपने आप में गलत नहीं है, हमको ये डिसाइड करना है विवेक का उपयोग करते हुए कि उस चाकू से मुझे किसी का गला काटना है कि सब्जी काटना है। तो यहाँ यही बात, ये तो जनरलाइज हो गया है ना कि डॉक्टर, इंजीनियर, हाँ, वकील ने बर्बाद कर दिया। हाँ, अरे तो एक बात बर्बाद तो माँ बाप ने भी कर दिया, जो अपने बच्चे को पैदा किया और सही तरीके से शिक्षा नहीं दिया। तो वो तो अनपढ़ माँ बाप हो चाहे पढ़ा लिखा माँ बाप हो, उसने हाँ, से बर्बाद कर दिया। उसमें डॉक्टर इंजीनियर कहाँ से आ गए ये बताओ। नहीं तो मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, थोड़ा धैर्य से सुनिए बात को। यहाँ किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं है और कोई भी व्यक्ति की इसमें गलती नहीं है, क्योंकि परंपरा में मानव का अध्ययन नहीं हुआ, मानव को शरीर रूप में ही पहचाना, इसलिए शरीरगत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की परंपरा में, उसी पर सारा शोध हुआ, उसी को लेके सारी चीजें हुई। जीवन का अध्ययन नहीं हो पाया तो जीवन में मन स्वस्थता को नहीं समझ पाए, न्याय धर्म सत्य दृष्टि क्या होती नहीं समझ पाए, इसलिए चूक हुई। और ये चूक में न आप दोषी है न हम दोषी है, कोई दोषी नहीं है, पर ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सभी दोषी है, ऐसा मत बोलिए, हम लोग ही दोषी है। मैं ये नहीं है कि एक वर्ग को बोल दिया कि डॉक्टर दोषी, इंजीनियर दोषी, वकील दोषी, ऐसा नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ जो गलत तरीके से कर रहा है। बिल्कुल, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, ध्यानाकर्षण करा रहा है दीदी, मतलब बोलने में इस चीज का वो करना चाहिए, इसका ध्यान रखने की जरूरत है अपने को। भाई जी प्लीज, भाई जी पहले आप बात सुन लीजिए, है ना। आपका आवेशित होना, मतलब जो आप देखिए कि चूंकि आप इंजीनियर हो इसलिए आपको ऐसा लगा, पर गेंदलाल भाई जी का भी ऐसा इंटेंशन नहीं था। उन्होंने भी बाबा जी ने जो कहा उस बात को रखा, बस वो कहने में शायद आशय आप तक ठीक नहीं पहुंच पाया। तो सभा की तरफ से और भाई जी की तरफ से मैं सॉरी कहती हूँ। नहीं, सॉरी की बात नहीं, इस बात के लिए कि हम जब कोई वो नहीं है, जब इसमें अपना पराया की बात ही नहीं तो इसमें सॉरी का और थैंक्स का कहां से मैटर आ गया। मैं सॉरी इस बात के लिए कर रहा हूँ कि हमको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, तो मैं यही बात रख रही हूँ कि सभा की तरफ से हम ध्यान देने के लिए सॉरी बोल रहे कि हमारा इंटेंशन गलत नहीं है, पर आशय गलत पहुंचा है, तभी तो आप बोल पा रहे हैं। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम थोड़ा सा संतुलित उपयोग करेंगे कि इंटेंशन किसी का गलत नहीं है, पर ये ध्यान रखिए इसमें सब दोषी अपन समझ रहे, पर दोषी मैं इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि परंपरा में जब मानव का अध्ययन नहीं हुआ, मन स्वस्थता पूरी अधूरी रही, क्योंकि न वो उसका कोई विधि बन पाई, न कोई संविधान बन पाया, न कोई शिक्षा में आ पाई, न उसकी कोई व्यवस्था हो पाई, ये चारों जगह पे रिक्तता रही। इसीलिए आज ये बात है, न कोई इंजीनियर गलत करना चाहता है, न कोई डॉक्टर गलत करना चाहता है, पर उसको सही समझ में नहीं आया। हर व्यक्ति सुख की तलाश में निकला, सुख मिलेगा कैसे पता नहीं चला, सुख को वो जान नहीं पाया, इसीलिए मानने के आधार पे जीना हुआ, तो ये लाभोन्माद, भोगोन्माद और कामोन्माद हुआ। यदि अब सही समझ, अब दर्शन के रूप में एक शोध हुआ है, ये समझ में आया कि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। शरीर के लिए तो हम कर ही रहे, जो कुछ है वो सब कर रहे हैं, पर जीवन के लिए समाधान महत्वपूर्ण मुद्दा है, जानना महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो वही बात कही, तो वो अब हमको मिली है, तो हम सब मिलके जो भी टेक्नोलॉजी बनी है और इन्होंने हमारी शरीर की गति को बढ़ाया है, जैसे जूम ऐप से आज हम इस संकट के समय में भी इतने अच्छे से समझ पा रहे हैं, पूरे देश से हम कनेक्टेड है और ये हमारे समझने में कितना सहयोगी हो पा रहा है। तो दूर श्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन ये गलत नहीं है, तकनीकी गलत नहीं है, इसमें विज्ञान के साथ में विवेक का जो पुट होना था कि मैं कोई काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, ये क्यों जो छूट गया, विवेक जो छूट गया, क्योंकि जीवन समझ में नहीं आया, मानव को कंप्लीट नहीं समझ पाए, इसीलिए। तो इसमें किसी का दोष नहीं है, परंपरा में उपलब्ध ही नहीं था इसलिए हमको नहीं मिला, पर अब एक सुंदर अवसर मिला है, तो हम सब साथ साथ परस्पर पूरक होके आगे बढ़ते हैं और ये जो टेक्नोलॉजी है इसका सदुपयोग करते हुए हम वो तकनीक
तकनीकी भी, अभी जिस तरह से हम पूरा तकनीकी जो इंजीनियर लोग वो कर रहे हैं, तो आप लोग भी शोध करो कि कैसे प्रवाह से हम बिजली पैदा करें, कैसे सोलर को और इतना सस्ता कर दे। ऐसा कुछ हम शोध करें कि जनरलाइज हो जाए, उसका सामान्यकरण हो जाए और हर व्यक्ति उसका उपयोग कर पाए। तो हम सबको मिलके, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे हर इंसान हो, हम सब मिलकर इस पर शोध करेंगे और समझ के, मानव को समझ के, इन चीजों को समझ के साथ साथ पूरक होके आगे बढ़ेंगे। ये मेरा निवेदन है। जी दीदी। आप फीडबैक के लिए रीना दीदी। हेलो 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 दीदी, नमस्कार। नमस्ते भैया। हाँ, आज चारों भाइयों ने अपना विश्लेषण अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा दीदी जी, मुझे जो ध्यान में आया कि जीवन यदि स्पष्ट होता है, जीवन क्रिया मुझे पकड़ में आता है, तो बाबा जी ने एक जगह कहा था कि जीवन क्रिया यदि स्पष्ट हो जाता है, जीवन स्वयं को व्यक्ति विश्लेषित कर लेता है, तो विश्लेषित होकर स्वीकृत होना ही अध्ययन है। तो यदि जीवन क्रिया पकड़ में आता है तो जीवन विद्या पकड़ में आती है, और जीवन विद्या पकड़ में आने पर आदमी, मुझे ये समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या करना है, क्या भागीदारी करना है, ये सब स्पष्ट होता है। तो इसलिए ये बात मेरे ध्यान में आया। ये भी बात ध्यान में आया कि एक बार बाबा जी सुबह सुबह नाश्ता के टाइम बैठे थे अंजनी भैया के यहाँ, और हम लोग कुछ लोग मिलने गए, और मेरे साथ एक बाबा जी भी थे, कहाँ के, सीधी के, राघव बाबा, आप भी जानते हैं, जो हमारे साथ अध्ययन करते थे। तो वहां जैसे गए तो बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे बाबा जी, और फिर राघव बाबा ने मेरे बारे में कहा कि ये जो है बहुत अच्छा बोलता है, ऐसे करके। तो बाबा जी डांट कर बोले, क्या बोलता है, क्या बोलता है? जो बोलता है उसको जियो, समझ में आया उसको जियो। तो ये बात मेरे को आज तक, मैं उस बात को मैं अपने अध्ययन में और मनन में, चिंतन में रखा हूं कि मैं इस जो समझा हूं उसको मैं जीऊं कैसे। ये बात मेरे को ध्यान आया। बहुत बहुत धन्यवाद सब चारों भाइयों को, सब लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। हाँ, आगे फीडबैक के क्रम में। हेलो, मैं गीतेश्वरी बीमित तरफ से सबको नमस्ते, प्रणाम। मौसी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ, तो जो सभी बातें बहुत अच्छी है मौसी जी, लेकिन ना जो ध्यान है ना, वो जीवन मंगल, तो जीवन मंगल के रूप में जीवन क्रिया है, और क्रिया में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा के रूप में जो है उसी को समझना जीवन मंगल है। और उदय मंगल में तो जीवन मंगल समझ में आएगा, जीवन क्रिया समझ में आएगा, तो फिर उत्थान की ओर हम लोग गति करेंगे, याद हम सत्य के प्रति प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे, और हर मानव श्रम गति के साथ में, परिणाम के साथ में शुभ मंगल को प्राप्त करेंगे। समाधान मंगल में क्या क्या क्यों का उत्तर ढूंढ, हर समस्या का उत्तर ढूंढना ये समाधान मंगल है। समझ ही समाधान है, जानने मानने की क्रिया पहचानना ये समाधान मंगल है। और जागृति तो जीने का लक्ष्य समझकर मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ जी पाना, ये जागृति मंगल है। और अनुभव मंगल तो अनुभव संपन्न ज्ञान प्राप्त करके विवेक के साथ में जीते हुआ दिखाई देगा, आचरण पूर्णता के साथ में सत्य, न्याय, धर्म, सत्य को देख पाएगा, यही अनुभव मंगल है। धन्यवाद मौसी जी। हेलो हेलो दीदी। हाँ दीदी, नमस्ते सभी को। नमस्ते दीदी। मुझे ज्ञानलाल भैया जी का एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी दीदी। हर घटना में सदा घटना का बीज छुपा है, प्रकृति में हर घटना नियम से है, यही समझ में आया दीदी। ठीक है दीदी। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। हेलो। हाँ दीदी। हाँ दीदी, नमस्ते सबको। नमस्ते। ये जो है चारों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद
क्रम से इसको रखे। इसको मैं ये समझकर आज बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि ये जो है 26 से 30 तक का जो पॉइंट है ये आपस में कनेक्टेड है। ये मैं अभी देख पाई हूँ। भैया लोग जब प्रस्तुत किए इसको, तो जीवन मंगल की बात करें तो मंगल्य में ये 4-5 मंगल की बात जो बाबा जी बोले हैं, तो जीवन मंगल में जीवन क्रियाओं को समझ पाना, जीवन क्रियाओं को अगर हम समझ पाते हैं, देख पाते हैं, तो न्याय धर्म सत्य का उदय होता है। तो यही उदय मंगल है। जब न्याय धर्म सत्य का उदय होने से हर क्यों कैसे का उत्तर हमको मिल जाता है अपने स्तर पे, चारों आयाम में, विचार और अनुभव, कार्य, व्यवहार में। तो यही अपना समाधान मंगल हो गया। जब खुद आदमी अपने में समाधानित हो जाता है, मगर समझदारी आ गई तो ये जो है समझदारी को भी अगर कहें तो गति की गंतव्य है समझ की ओर सभी जो पढ़ रहे हैं। तो जागृति मंगल होती है वहां पर वो आने के बाद। जब जागृति मंगल आ गई तो ये स्वयं में मंगल का उदय होने से सभी चीज को देख पाते हैं, तो वहां पर अनुभव होता है खुशी की। जब खुद में आदमी स्वयं में उस मंगल को देख पाता है तो सभी के लिए यही मंगल हो सकती है, ये बात मन में आती है। तो फिर यहाँ व्यक्ति से परिवार और परिवार से फिर समाज और समाज से राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, इस तरह पांचों स्थितियों में आदमी का जीना खुशहाली पूर्वक हो पाता है। तो फिर ये कार्य, व्यवहार और विचार, अनुभूति इस रूप में पूर्णतः उदय होता है। जब ये मंगल्य हो जाता है तो आदमी सभी के लिए सोचता है, सभी के लिए सोचता है, तो वो पांचों स्थिति और चारों आयाम में आदमी खुशी को महसूस करके आगे बढ़ता है। तो सत्य की अनुभूति होती है, जागृति होती है। तो सत्य की अनुभूति मतलब भ्रम मुक्ति होती है। तो जो भी अपन आशा विचार इच्छा में जो भी भ्रम है ना समझी, वो जो है दूर हो जाता है। तो इसको अपने उपलब्धि के रूप में देख पाते हैं, है ना। उपलब्धि जो है भ्रम मुक्ति है। तो फिर नित्य जागरण है। तो मैं नित्य जागृत हो सकती हूँ, तो मेरे संबंधी भी हो सकते हैं, ऐसे दूसरों पर जाता है। तो इसको परिणाम के रूप में अगर अपन देखते हैं तो शिक्षा में पूर्णता के रूप में हमको ये दिखाई देता है। तो शिक्षा में पूर्णता के रूप में किस प्रकार से दिखाई देगा, तो चेतना में विकास होगा एक जीवन के हिसाब से, तो वो परिणाम के हिसाब से तकनीकी शिक्षा में दिखेगा। तो चेतना में विकास में वो जो है मानव चेतना में आएगा आदमी, पशु चेतना से, और मानव चेतना से देव चेतना, देव चेतना से दिव्य चेतना में गमन करेगा। और तकनीकी में जो भी अभी अपन देख ही रहे हैं, बनाने में जो 6 डिजिट में अपने को है तकनीकी उपलब्ध है, वो जो है सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, तो उसमें कोई कमी नहीं है। समझ के बिना आदमी उसका सही उपयोग नहीं कर पाया, इसलिए सही परिणाम नहीं निकल पाया। तो इस तरह से इसको मैं देख पाई हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद चारों भाइयों का। ये कनेक्टिविटी के साथ जब मैं देख पाई तो बहुत खुशहाली मुझ में आई है। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता तो है ही, और सभी भाई बहनों के प्रति भी मैं कृतज्ञता महसूस कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चारों भाइयों को और सभी उत्सव पारा परिवार वालों को, और खास करके गौरी दीदी और योगेश भैया जी को, जिनके संबंध से ये सब कुछ चल रहा है। मैं बहुत खुशहाली महसूस कर रही हूँ अपने आप में। पुनः सभी को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद दीदी। मंगल, सर्वमंगल, महामंगल, उसमें जो प्राप्त उपलब्धि के बारे में बहुत अच्छा उनका विस्तार किया। तो मंगल का मतलब ही है शुभ घटना। तो शुभ घटना के अगर अंदर में जाए तो हमको समझ में आता है शुभ घटना कौन घटना घटा सकता है, या उसको देखने के लिए है। तो मेन चीज है प्रकृति में शुभ घटना तो है ही है। तो जब जीवन समझ में आता है या जीवन की क्रिया समझ में आता है तो हम अपने आप को देख पाते हैं, और जब अपने आप को देखते हैं तो ये समझ में आता है फिर कि हमको कैसे चलना है, कि ये क्यों चलना चाहिए। उस घटना के अनंत ही हमको उदय समझ में आया। और सम्मान मंगल में हमें क्यों कैसा के बारे में जानकारी मिला। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मंगल जो है नित्य उत्सव है और नित्य उत्साहित करते रहता है। तो इस प्रकार से दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ जी भैया जी। अब मुझको ऐसा लगता है कि समय अपना हो रहा है, तो हम आगे का क्रम एक रखें और
फिर समापन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारे साथ जो 4 भाई जुड़े, 4 भाइयों ने अपना अपना विश्लेषण हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने विश्लेषण रखा है। इसके लिए चारों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारा मंच बना है, हम एक दूसरे को समझ पाए और समझने के क्रम में एक दूसरे के सहायक हो पाए। मुख्य रूप से इसी उद्देश्य से ये प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं, ताकि समझ के स्तर पर जो चेतना विकास की बात कही जाती है, तो चेतना विकास की बात कह रहे हैं तो कम से कम हम उस दिशा में आगे बढ़ पाए और सभी अभी की जो वर्तमान स्थिति है, जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो उस स्थिति में भी कैसे हम एक दूसरे के साथ जुड़ पाए, एक दूसरे के विचारों को सुन पाए और साथ ही साथ अपनी हम प्रवृत्तियों को भी देख पाए। इस अभ्यास के क्रम में यह इस मंच की शुरुआत की गई है और अपेक्षा यही है कि हम इसी तरीके से आगे जुड़ पाए, एक दूसरे को सुन पाए, एक दूसरे की बातों को समझ पाए और समझने के क्रम में जो दर्शन के आधार पर जीने की बात कह रहे हैं, उस क्रम में हम आगे बढ़ पाए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो कल हाँ, तो थोड़ा सा टाइम टेबल वाली बात भी शेयर करना अच्छा रखा। और आज ही नहीं, जब से हमारा शुरू हुआ है तब से वेदव्यास भैया जी की पूरी टीम ने बहुत अथक परिश्रम किया, मेहनत की और विकल्प, अध्ययन बिंदु और ये 31 मूल तत्वों को बहुत ही अच्छे से तात्विक, तार्किक और व्यवहारिक धरातल पे रखा, स्वयं से जोड़ के रखा। और इससे हम सब भाई बहनों के जो दर्शन के प्रति स्पष्टता वाला जो वो है, वो और बहुत अच्छी स्पष्टता है सब में। तो वेदव्यास भैया जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें जो हमारे गेंदाल भाई जी, नित्यानंद भाई जी, रघुनंदन भैया जी, चंद्रास भाई जी और इधर जितने भी शिव भाई जी, जितने भी भाई जी जुड़े, सबका इसमें जो योगदान सराहनीय है, सबको पूरे उत्सव पारा की तरफ से बहुत बहुत कृतज्ञता। और दूसरी चीज, आज जो बातें हुई सभी ने बहुत ही खूबसूरत रखी और अमिता दीदी ने भी जो एक क्रम बताया कि जो उनको टच हुआ, वाकई में ये इसको देखा जाए तो ये जीवन में जागृति यानी 10 क्रिया, मुख्य मुद्दा तो वही था। अभी जो भी प्रॉब्लम थी कि जीवन को समझ नहीं पाए और अब जीवन समझे, तो यदि 4.5 से 10 में जा रहे हैं तो कैसे क्रम से फिर उस न्याय धर्म सत्य दृष्टि, फिर समाधान, फिर उसके बाद जानना होगा, फिर जीने के रूप में, सर्वमांगल के रूप में कैसे 5 स्थितियों में जी पाएंगे, कैसे भ्रम मुक्त हो पाएंगे, उपलब्धि के रूप में फिर कैसे हमारे अंदर मूल्यों का वो होगी, स्थापना होगी और हम फिर कर्तव्य दायित्व के साथ मूल्यों को जी पाएंगे, संबंध की पहचान के साथ। तो फिर ये यदि हमको संबंध की पहचान हो गई, तो इसमें ये देखा कि शिक्षा में पूर्णता के रूप में चेतना विकास मूल्य शिक्षा जो है, जो मिसिंग पॉइंट था अभी तक का, जिसके ऊपर आज डिस्कस हो रहा था, तो ये यदि समझ में आ गया, मूल्य शिक्षा में यही है कि हम संबंध की पहचान हो पाए, या मानव के साथ और प्रकृति के साथ, और कौन सी चीज मानव के साथ संबंध को पहचान के हर संबंध में क्या हमारे दायित्व कर्तव्य है, क्या अपेक्षाएं है, क्या मूल्य है जिनका निर्वाह करना, ये स्पष्ट हो पाए। और साथ ही जो तकनीकी शिक्षा के रूप में हर चीज नेचर में किस अनुपात में है, कहाँ है, तो और जो भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी कर्म दर्शन में चल ही रहा है, प्रवाह, तरंग, धरती का ताप, धरती के अंदर का, इन सब को लेके यदि हम संबंध को पहचान पाएंगे चेतना विकास मूल्य शिक्षा के रूप में, तो फिर उससे जब तकनीकी शिक्षा में विवेक जुड़ पाएगा तो वो भी मानव जाति के लिए बहुत सार्थक हो पाएगा। और अभी जितना हुआ है हम विवेक के साथ सार्थक उपयोग कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत अब नासमझी में जो भी हो रहा है, तो ध्यानाकर्षण सबका जा ही रहा, पूरे विश्व का जा रहा है उस पर ध्यान। तो ये खूबसूरत बात ये हुई कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा में संबंध की पहचान से फिर हम बाकी चारों अवस्थाओं के साथ मुझे निर्वाह कैसे करना है ये स्पष्ट होगा। और संपूर्णता के रूप में फिर हमारे पास जो अभी तक नहीं था, जो हमारी पीड़ा है, आज हमारा जो बात हुई वो भी पीड़ा का कारण ही है कि न मानवीय शिक्षा संस्कार हमारे पास था पूर्णता के रूप में, न संविधान ऐसा था कि क्या करें, न कोई विधि थी और न व्यवस्था का कोई मॉडल रहा, तो उसमें कोई दोषी भी नहीं रहा। पर अब हमको मिला है तो कितने खूबसूरती से हम ऐसा जी पाए, ये पूरा क्रम से, यानी जीवन की जागृति से शुरुआत हुआ और समाप्त कहाँ हो रहा है कि परिवार व्यवस्था की मूल इकाई, और यहाँ हम मानवीय परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में जिएंगे तो एक परंपरा बनेगी और आने वाली पीढ़ी को फिर वापस वो जैसे जीते हुए देखेंगे आचरणों में, तो फिर बच्चों में वो बचपन से ही
ये चीजें ट्रांसफर हो पाएगी। और हमको जो इतना दम लग रहा है समझने में और स्वीकारने में, वो बच्चे सहज ही 5 साल में ही, मतलब 5वीं क्लास तक ही वो सारे संबंधों को पहचान पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात लगी। और मुझे जो एक अपीलिंग पॉइंट आज जो लगा, जो गेंदाल भाई जी ने कहा था कि हर घटना में सद्घटना का बीज छुपा है, इस बात ने मुझे बहुत राहत दी। मेरा बहुत अच्छा वो हुआ कि अब जो कोई चीज ऐसी जो हमारे अनुकूल नहीं होती और घट जाती है, तो जो हमारे अंदर आवेश आता है, जो वेदना होती है, तो ये बात एक आज का मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही। तो अभी तक इस पूरी जर्नी में, जब से 23 तारीख से हमारा शुरुआत हुआ, पूरे उत्सव पारा बाहर के सारे भाई जी बहन जी ने जितने खूबसूरती से पूरकता उपयोगिता निभाई है, हम आगे भी इस क्रम को चलाते रहेंगे। और टाइम टेबल के रूप में केवल इतना ही चेंज हुआ है, एक प्रस्ताव के रूप में, फिर बाकी इसमें बंधु भगिनी ग्रुप में आप देंगे ही अपनी उसमें स्वीकृति, कि अपन ये चाह रहे थे कि प्रश्न मुक्ति हमारा एज इट इज चलता रहे। यदि सबकी ये सुझाव है तो हमारा जो शिक्षा प्रक्रिया 9 तारीख से होगी। अभी तक हमने लोगों को 3 से 4:30 बताया था, उसमें ये चेंज हुआ है रात की गोष्ठी में, जो अभी भी सुझाव के लिए आमंत्रित है ताकि आज अपना फाइनल हो जाए। 1:45 से 3:15 तक, अभी जो अपना 2 से 3:15 तक होता था, वो 2:45 से 3:15 तक होगा शिक्षा प्रक्रिया। और जो हमारी व्यवस्था गोष्ठियां होगी वो अल्टरनेट डे में 9 तारीख से शुरू होगी और शाम को 8:30 से 9:30 बजे तक हुआ करेगी, जो 5 आयाम में हमारी गोष्ठी होनी है, जिसपे हमारा अभी तक क्या रहा और आगे हमारी क्या कार्य योजनाएं होगी। तो ये अल्टरनेट डे में होगी, जिसमें योगेश भैया जी के साथ होगा ये 8:30 से 9:30 शाम को। तो जैसे पहली गोष्ठी 9 तारीख को होगी, फिर 11 को, फिर 13 को, फिर 15 को, ऐसा ये अल्टरनेट चलेगा। और मेरा एक निवेदन था उन सारे बहनों से, भाई जी लोग अभिव्यक्त हो ही रहे हैं, और हमारी वो बहनें जो अभी तक नहीं बोली है ज्यादा, हम चूंकि सारी बहनें जो टीचर हैं हम तो बोलते ही रहते हैं, पर ये हमारी इस कार्यक्रम की उपलब्धि वही होगी जबकि हमारी वो बहनें जिनसे हमारी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षा बेटा जी है, इधर हेमलता दीदी, हेमकृतिका दीदी, गीतेश्वरी दीदी और टिकेश्वरी दीदी, दीपा दीदी, ये जो भी हमारी बहनें हैं, ये बहनें जो उनको पसंद आए टॉपिक, चाहे शिक्षा प्रक्रिया को लेके हो, जो उन्होंने अभी तक समझा, या दर्शन को लेके हो, जिसमें स्पष्टता बनी, जो अपना उत्सव पारा का भी 2 दिन प्रेजेंटेशन होना है, भले ही वो 10 मिनट रखेंगे, पर ये बहनें जरूर प्रस्तुत होगी। ये मेरा निवेदन, विनय, आग्रह, अब जो माने, पर ये जरूर करे। तो ये सारी बहनें अपना नाम आज भगिनी ग्रुप में, बंधु ग्रुप में दे देंगे, ऐसा एक प्रस्ताव था। और बाकी तो बहुत बढ़िया से किया ही। और जो रीना दीदी जी और वेदव्यास भैया जी ने इतना सुंदर सुबह का सारा संचालन बढ़िया से किया, और सबकी बहुत जबरदस्त हमको सहयोग भी मिला सबका, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चारों भाई जियों को मेरी ओर से बहुत बहुत कृतज्ञता, जितनी मेहनत और निष्ठा के साथ में उनने हमारा अध्ययन करा रहे हैं, ये बता रहे हैं। और मेरा जो बोलने का प्रयोजन कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं कोई आवेश में बोला था, मैंने जस्ट एक ध्यानाकर्षण कराया कि चीजें ऐसी भी जा सकती लोगों के पास में जो इसको निगेट कर सकते हैं ना। बाकी मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं कुछ इस चीज को लेके नाराज हुआ हूँ। अगर आप कुछ किसी को भी अगर ऐसा लगा तो उसके लिए फिर मैं बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, पारदर्शिता वाली बात है, यही तो अपनी खूबसूरती है ना कि अपन अपनी बातों को रख पाते हैं। गेंदाल भाई जी भी यही बात कह रहे थे कि संबंधों में ये बात हो, है ना, बस तरीका थोड़ा सा अपना कूल इतना है, तो बहुत बढ़िया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज 2 बजे मिलते हैं फिर, और 9 तारीख से 2:45 से 3:15, और बाकी क्रम एज इट इज रहेगा। रीना दीदी ठीक है, तो अब आप सम अप कर सकते हैं। हाँ जी दीदी, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे भाइयों को जिन्होंने अपने विश्लेषणों को रखा, और आगे अपेक्षा यही है कि हम साथ साथ जुड़ पाए, एक दूसरे को समझने में सहयोगी हो पाए। इसी आशा के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे भाई बहन हैं, तो आज की हम गोष्ठी का समापन करते हैं। तो सभी को बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते, शुभ दिन।